तो आज जो क्वेश्चंस है ना, तो बेसिकली जो पेपर टू का बाकी पार्ट है ना, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। स्पेशली चैप्टर टू थ्री ये सब है, पब्लिक सेक्टर है। तो इसमें जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन का ना ब्रेक डाउन करना जरूरी होता है कि क्वेश्चंस को अप्रोच करने से पहले उसके क्या क्या की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसको हाईलाइट करना, उसका कमांड लेटर क्या है उसको हाईलाइट करना। तो जो पहला क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल, द वैल्यू प्रीमाइस ऑफ प्रीएम्बल अपीयर्स मोर सिंबॉलिक, है ना, देन एडिंग एनी सबस्टेंस टू द गवर्नेंस ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जामिन करना है, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू कंप्लीटली एग्री विद द स्टेटमेंट, है ना। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू प्रीमाइस की बात कर रहे हैं, है ना, वैल्यू प्रीमाइस और प्रियम्बल सिंबॉलिक है क्या, है ना, तो दैट यू हैव टू एग्जामिन। डू यू थिंक, है ना, डू यू थिंक the value premise is more symbolic than adding any, so that means to what extent, that is also another way of reframing the question. To what extent this is, it is more symbolic than adding substance to the governance system, that you have to examine. And then you have to mention some examples, है ना, various initiatives, policies or act laws or different initiative by the government. तो यू हैव टू काउंटर इट विद दैट, है ना, उसको हाईलाइट करना। इसमें हम लोग को एक स्कोप ये रहता है कि, है ना, वी कैन टेक द इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज और प्रोविजन ऑफ प्रियम्बल, जो फिलोसफी है उसके ऊपर क्या क्या, तो एक इवोल्यूशनरी फेज में भी दिखा सकते हैं, तो अलग स्टेट में। देन पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज कंसिडर एज ए कॉन्शियस कीपर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पार्लियामेंट को अगर इफेक्टिव बनाना है, पार्लियामेंट इज नॉट वर्किंग इफेक्टिवली, द मेंबर्स आर not participating in debate and discussion, how to improve the productivity and effectiveness of parliament, then we have the various committee in which the parliament accounts committee holds very significant role, because गवर्नमेंट के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखना, उसके खर्चे के ऊपर मॉनिटर करना, सीएजी की रिपोर्ट को, है ना, रिव्यू करना, ऑडिट रिपोर्ट जो भी आता है, तो इट इज द वर्क ऑफ पार्लियामेंट अकाउंट्स कमिटी। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, है ना, व्हाट आर द पॉजिटिव सक्सेस अचीवमेंट, जैसे 2G स्कैम है, या है ना उसमें कोल स्कैम, ये सब, तो पीएससी ने काफी एक्टिवली रोल प्ले किया था। तो कॉन्शियस कीपर मतलब इट विल कीप ऑन, है ना, जो भी इल्स ऑफ द गवर्नमेंट है, करप्शन, इनएफिशिएंसी है, उसके खिलाफ, है ना, लगातार आवाज उठाना है। तो दैट विथ एग्जांपल यू हैव टू सबस्टेंस। The growth of public management and digitalization have broken the departmental mentality of Indian bureaucracy. अब ये है कि डिजिटलाइजेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं इसको, है ना। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो ग्रोथ हुआ और डिजिटलाइजेशन हुआ, इट हैज ब्रोकन द डिपार्टमेंटल में सिलोस थिंकिंग, है ना, थिंकिंग इन सिलोस, है ना। तो आजकल हम लोग होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच ला रहे हैं, एंड वी हैव द, फॉर एग्जांपल, पीएम गति शक्ति, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। So that is breaking the with, taking example of case study of Gati Shakti, or various initiative for the logistic improvement, ease of doing business, तो वो सारे initiative को हम लोग इसमें कोट कर सकते हैं। Then next question is, ordinance making power of the president has continuously poised challenges to the scheme of constitutional governance, has remained beyond the scope of judicial remedy. Beyond the judicial remedy can be questioned, है ना। जैसे उत्तराखंड का एग्जांपल, अरुणाचल का एग्जांपल, वहां पे क्या सुप्रीम कोर्ट है, है ना, मतलब उसमें क्या हुआ जैसे मान लो, मतलब ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ना, जो बूटा सिंह, मतलब स्टेट में जो ऑर्डिनेंस राज था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आना चाहिए एग्जामिन में। हमको ये करना है कि ऑर्डिनेंस पावर क्यों दिया गया है ना। तो पहले तो बेसिक्स लिखना है ऑर्डिनेंस पावर में, हाउ इट पोजेज ए चैलेंज, है ना, कैसे ये जो लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को बाईपास कर रहा है ना, बोथ एट द पार्लियामेंट्री लेवल एज वेल एज एट द स्टेट लेजिस्लेटिव लेवल, है ना। एंड डज इट रिमेन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रेमेडी, तो अब उसमें कुछ रिलेटेड जजमेंट तो एग्जामिन करना है ना। तो नेसेसिटी भी है लेकिन मिसयूज ज्यादा हो रहा है, वो दिखाना है। स्टेट सेक्रेटरिएट सिस्टम ऑफ द स्टाफिंग आल्सो नीड रिफॉर्म्स लाइक लेटरल एंट्री, है ना। तो अब क्या हुआ, सेंट्रल लेवल पे तो लेटरल एंट्री आ रहा है ना, तो बट एट स्टेट यहाँ पे भी तो इनोवेशन, क्रिएटिविटी चाहिए, नए टैलेंट चाहिए, तो दे आल्सो नीड इंडिविजुअल्स हु कैन बी वेरी टैलेंटेड, है ना, एक्टिव। तो अब ये इसमें है कि लेटरल एंट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आना चाहिए। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट ने कुछ कुछ इनिशिएट किया, वो मेंशन करने के बाद नाउ द फोकस, है ना, स्टेट लेवल पे भी है कि इनएफिशिएंसी का ओवरऑल इट आल्सो इम्पैक्ट, क्योंकि स्टेट लेवल पे ही तो सारा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वहां पे इनएफेक्टिवनेस है ना, ब्यूरोक्रेटिज्म है, लैक ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी है।
तो उसके लिए हमें क्या लेटरल एंट्री जरूरत है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस एंड चैलेंज हटा के वे फॉरवर्ड लास्ट में कंक्लूड करना है। पुअर फंक्शनैलिटी ऑफ पार्लियामेंट इज ड्यू टू द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल कल्चर। तो ये तो पूरा पेपर टू जो चैप्टर 2 है ना पॉलिटिकल कल्चर, तो उसको आपको लिंक करना है कि है ना जो अपना सब्जेक्ट कल्चर है या पार्टिसिपेंट कल्चर है, सिविक कल्चर है। तो पार्लियामेंट का फंक्शनिंग का, अब इसमें क्वेश्चन ऐसे करना है, डू यू थिंक द पुअर फंक्शनैलिटी ऑफ पार्लियामेंट इज ओनली ड्यू टू द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर? तो इस तरह से भी क्वेश्चन बियॉन्ड जाने के लिए या क्रिटिकली एनालिस में ये ध्यान रखना है। मतलब पुअर फंक्शनैलिटी ऑफ पार्लियामेंट इज दैट हार्ड नो हार्ड हार्श रियलिटी। अब ये रियलिटी है, तो क्या इसका सिर्फ पॉलिटिकल कल्चर फैक्टर है? तो पहले यस पॉलिटिकल कल्चर फैक्टर है, तो व्हाट आर द रीजंस, है ना, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है या ना रिलीजन या कास्ट के सब इमोशन बेस्ड सेंटिमेंट्स है, तो उसको लिखना है। फिर उसके अलावा देखें बियॉन्ड, है ना, पॉलिटिकल कल्चर देयर आर आल्सो इंस्टीट्यूशनल फ्लॉज, है ना, तो वो आपको हाईलाइट करना है। Then next question, comment on the view despite different contexts, administrative maximum are Kautilya Arsat bear considerable similarity with the। तो अब ये है कि सिमिलैरिटी और डिफरेंस हमने जो देखा था चैप्टर 1, उसको हमको हाईलाइट करना है। कॉन्टेक्स्ट तो डिफरेंट था क्योंकि एक मोनार्कियल एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात है, तो बस उसी पे कमेंट करना है। क्योंकि अल्टीमेटली वेल है ना, लोगों को वेलफेयर ये सब तो कॉन्सेप्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो पर्पस है वो तो है ना लोगों के लिए ही तो काम करने का, स्टेट के अफेयर्स के डील करने का है, तो मैचिंग होगा काफी। Misuse of PIL adversely affect the democratic process and undermine the credibility of judicial system। अब जो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्यों आया कब आया उसका बेसिक्स हमें पता है। हाउ देयर इज ए मिसयूज, है ना, पहले हम उसके पॉजिटिव्स और बेसिक्स को लिखना है। बेसिक्स के बाद फिर दिखाएंगे नाउ देयर इज करेंट ट्रेंड मिसयूज हो रहा है, तो कैसे हाउ इट इज अफेक्टिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। क्योंकि मान लो कि जो और जुडिशियल सिस्टम का क्रेडिबिलिटी भी, जो भी इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट है उसमें ना कई जगह देखे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या हाई कोर्ट के जजमेंट क्या कहता है, प्रोजेक्ट को डिरेल करता है, उससे कॉस्ट इन्फ्लेशन भी आ रहा है ना। कई सारे है ना प्राइवेट कंपनी दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट, व्हाई, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ लिटिगेशन, तो इसी इट इज आल्सो अंडरमाइन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, है ना। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मिसयूज को हाईलाइट करना विथ एग्जांपल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एवोर्स एब्सोल्यूटिज्म, इट इज प्रीमाइज्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, एब्सोल्यूट यानी सेपरेशन ऑफ पावर, लिमिटेड गवर्नमेंट, दीज आर द फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, दीज आर फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो उसी पे आधार है, एक्सप्लेन करना है सिंपल, व्हाई, है ना, व्हाट इज यू डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, कंपोनेंट क्या है, और उसको सिंपल हाईलाइट करना है। PMO has assumed a strategic role in the decision making of the country and thus going beyond the envisioned role of staff agencies। अब ये करंट है ना पीएमओ का जो सर ग्राफ बना के दिखाते हैं किस किस फेज में कैसे कैसे चेंज हुआ पीएमओ का, है ना, पावरफुल होना क्यों, क्योंकि आजकल ना वन मैन शो हो गया, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक रोल क्यों है कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द मेजर डिसीजन मेकिंग, है ना, ही हैज द, तो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग तो है ना इससे क्या होगा, दोनों चीज है ना, पॉजिटिव भी हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग फास्टर हो गया, सेंट्रलाइज, तो और क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसाइसिवनेस बढ़ गया, एम्बिग्युइटी कम होता है, कंसल्टेशन ये सब। लेकिन लिमिटेशन है कि भाई आपको जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो सिर्फ क्या कर रहा है, उसको एडवाइजर का रोल प्ले होना चाहिए, बट दे आर गोइंग डायरेक्टली यू नो बियॉन्ड द स्टाफ एजेंसी रोल, दैट यू हैव टू डिस्कस। चार्टर एक्ट 1853 पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैसे यहाँ पे है ना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये सब का जो लैंडमार्क होता है, फिर इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। जितनी भी कांग्रेस का डिमांड था स्टार्टिंग में सब वही था कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, है ना, और पार्लियामेंट को पावर दो लोकल गवर्नमेंट को, तो वही पार्लियामेंट का बिगिनिंग कैसे किया उसके बस प्रोविजन को एक्सप्लेन करना है। फाइनेंस कमीशन हैज रिमेन्ड इमेजिनेटिव एंड इनोवेटिव इन प्रमोशन ऑफ कॉर्पोरेट, बस इसका एग्जांपल अपने को इसलिए क्या होता है कि फाइनेंस कमीशन जो अलग अलग फाइनेंस कमीशन का जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है ना, जैसे मान लो 14th फाइनेंस कमीशन है, पहली बार या 42% उसने कह दिया कि स्टेट को डिवॉल्व करो। देन 15th फाइनेंस कमीशन, तो नाउ देयर इज टू मच फोकस ऑन कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म, है ना, फिजिकल स्पेस देना, ग्रांट्स और ये सब को लेके, तो काफी है ना इनोवेशन अडॉप्ट किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग कुछ चैलेंज भी देखेंगे कि कंटिन्यूटी भी मेंटेन किया जा रहा है, स्टेटस को भी है ना, स्टेट को का है ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी है ना फाइनेंस कमीशन को क्रिटिसाइज किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ करता है। तो पॉजिटिव लिखना है, इनोवेशन कहाँ कहाँ है उसके एग्जांपल्स के साथ। गवर्नर्स आर अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, है ना, हु हैव कंटिन्यूअसली अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड, है ना, फेडरलिज्म इन इंडिया। एग्जामिन करना है, यू डोंट हैव टू कंप्लीटली एग्री विद द स्टेटमेंट, तो यू हैव टू हाईलाइट द बेसिक्स ऑन द गवर्नर, गवर्नर क्यों आया था, व्हाई डू वी नीड गवर्नर,
कैन है ना, कैन इंडिया डू अवे विद द पोस्ट ऑफ गवर्नर, व्हाट आर द चैलेंजेस, है ना, कैसे ये अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैसे बन गया है ना, इंटरफेरेंस है उसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ऑर्डिनेंस राज है, या फिर जो प्रेसिडेंट रूल होता है आर्टिकल 356 का मिसयूज है, उसके बारे में लिखना है, फेडरलिज्म को कैसे अंडरमाइन कर रहा है। और क्योंकि ये अनइलेक्टेड होता है ना, दे आर द सेलेक्टेड अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव, तो वो है ना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है। जैसे मान लो दिल्ली का एग्जांपल ले सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर, पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। या जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, अपोजिशन रूल स्टेट है, वहां पे गवर्नर का रोल कंट्रोवर्शियल है, केरला तमिलनाडु, है ना, बिल्स को रिजर्व कर दिया, साइन नहीं कर रहा है, ये सारे चैलेंजेस है। देन एक सिग्निफिकेंट इशू ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया इज वेल ऑर्गेनाइज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। मुगल रूल में जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा, बस उसी के बारे में दिखाना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो दीवानी राइट्स है ना, चीफ दीवान है, फिर स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत ज्यादा, तो उसी को हम लोग फर्दर कंटिन्यू भी किए, तो उसी के बारे में। A poorly framed all India judicial service is important to strengthen the overall judicial service। तो अब देखो क्या कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का डिमांड तो बहुत दिनों से चल रहा है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाई डू वी नीड द, क्योंकि वैकेंसी है, इनएफिशिएंसी है, इनोवेशन क्रिएटिविटी नहीं है। इंपॉर्टेंट कैसे है ना, हाउ इट स्ट्रेंथन द ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करेगा, तो उसको एग्जामिन करना है। यानी एग्जामिन मतलब यू हैव टू आल्सो हाईलाइट द चैलेंजेस, लिमिटेशंस या प्रॉब्लम इट कैन क्रिएट, व्हाई देयर इज अपोजिशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बाय सम स्टेट्स और हाई कोर्ट्स, है ना। तो क्या क्या डेवलपमेंट, उसके बारे में बताना है। Central Secretariat is nodal agency for administering the union subject and establishing coordination among various activities of government। अब ये सेंट्रल सेक्रेटरीट है, व्हाई इट इज एक्टिंग एज ए नोडल एजेंसीज, क्योंकि देखो यूनियन सब्जेक्ट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना काम है वो है ना यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है। अब सेंट्रल सेक्रेटरीट ही तो थिंक टैंक की तरह काम करता है, कीप एन आई एक्ट लाइक आई एन ईयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बारे में लिखना है ना। कोऑर्डिनेशन किस प्रकार वो डिपार्टमेंट के बीच में, मिनिस्ट्री के बीच में, स्टेट के बीच में, स्टेट्स और सेंटर के बीच में, है ना, तो सारे एग्जाम्पल लिखने हैं। उसके ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड देयर एबिलिटी टू डिलीवर इफेक्टिव गवर्नेंस हैज गिवन राइट टू जुडिशियल एक्टिविज्म। एकदम जुडिशियल एक्टिविज्म का पूरा रीजन क्या है, उसी पे आधार पे कि भाई लेजिस्लेचर फेल कर रहा है, एग्जीक्यूटिव फेल कर रहा है, तो ना जुडिशरी इज इंटरफेयरिंग, है ना, उसको भी इन्फोर्स कराने में, जो लॉ बनाया उसको इन्फोर्स कराने में, एज वेल एज इफ देयर इज एनी लेजिस्लेटिव वैक्यूम, जैसे विसाखा गाइडलाइन बेस्ट एग्जांपल। अब वो उसको एग्जामिन करना है, टू व्हाट एक्सटेंट जुडिशियल एक्टिविज्म इज जस्टिफाइड, इट शुड नॉट बिकम जुडिशियल टेररिज्म, है ना, या जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए। तो देयर आर ओवररीच एंड जुडिशियल टेररिज्म टर्म्स हैव बीन यूज्ड, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकल एग्जामिन मतलब काउंटर करना है ना। शॉर्ट टर्म में तो बहुत बढ़िया होता है कि हाँ ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण जस्टिस मिल रहा है, सोशल जस्टिस या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के कमी को फुलफिल कर रहा है, लेकिन बट इट इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। अल्टीमेटली इट इज लेजिस्लेचर व्हिच हैज टू बी एम्पावर्ड और मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, मोर इंक्लूसिव। वो हमको एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल में रिफॉर्म लाने की जरूरत है। इट कैन बी जस्ट वन टाइम अप्रोच बट नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन, वो अपने को कंक्लूड करना है। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इन द फिस्कल फेडरलिज्म इज एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी के बारे में सर ने भी बताया कि किस प्रकार है ना, वोटिंग राइट्स है, या फिर जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मतलब डिसीजन मेकिंग है जीएसटी काउंसिल के अंदर, वहां पे फिस्कल फेडरलिज्म है ना, तो वहां पे फिस्कल फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ भी है ना, कि जब तक पूरा सेंटर का कंसेंट नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं आ सकता है। वोटिंग वीटो राइट ऐसा रखा है कि है ना, इतना परसेंटेज चाहिए तो आपको है ना सेंटर का कंसेंट चाहिए ही चाहिए। तो डेट इज है ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी उस पर कोर्ट कर सकते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट बोला कि ऐसा नहीं कि है ना, स्टेट लिस्ट पे जो मैटर जीएसटी काउंसिल में होता है उसमें ऑप्शनल भी होता है स्टेट के पास। स्टेट एग्जीक्यूटिव हैज रिमेन द चीफ मिनिस्टर सेंट्रिक पॉलिटी। अब जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर सेंट्रिक हो रहा है, अब चीफ मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल क्वेश्चन आता है उस पर कमेंट करना विद सम एग्जांपल, यू नीड टू ब्रिंग आउट वेरियस एग्जांपल, है ना, पूरे इंडिया के अलग अलग पार्ट से कहाँ का क्या क्या एग्जांपल वो मेंशन करना है विद सम, है ना, फैक्ट्स। क्योंकि स्टेट में भी तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, इनफेक्टिव हो गया, है ना, तो उसके है ना, और देयर इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट यू हैव टू हाईलाइट। पॉलिसी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर अंडर द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट सीरियसली अंडरमाइन द सुपीरियरिटी ऑफ लेजिस्लेचर अंडर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया, इसको भी क्रिटिकली कमेंट करना है। तो अब जैसे लेजिस्लेचर का डिस्क्वालिफिकेशन है ना, राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन, मोया अभी जो रिसेंट में जितने भी लेजिस्लेचर चाहे लक्षद्वीप का एमपी का भी डिस्क्वालिफिकेशन था,
तो पॉलिटिक्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है कहीं अंडरमाइन तो नहीं कर रहा है लेजिस्लेचर को, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन तो मस्ट है। तो व्हाट इज द करेंट प्रोविजन, हाउ मेंबर्स कैन बी डिस्क्वालिफाइड, whether there is a politics involved in it, है ना, पार्टीशन इंटरेस्ट पे तो डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, दैट यू नीड टू डिस्कस, एंड हाउ इफ इट इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड, हाउ इट अंडरमाइन द सुपीरियरिटी ऑफ लेजिस्लेचर, you are undermining the voices of the member of that constituencies, so that that aspect should be brought up. डच जुडिशरी मेक लॉस, है ना, तो जो वैक्यूम होता है वहां पे क्या देखते हैं, जैसे विशाखा गाइडलाइन था या इलेक्शन कमीशन को लेके जो जजमेंट था, तो वो लॉ की तरह एक्ट करेगा एज लॉन्ग एज पार्लियामेंट पासेस द लॉ, है ना, या उसके रिगार्डिंग लॉ बनाता है। तो वो है ना, यू एग्री है ना, यस पार्लियामेंट आल्सो इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस टू फिल द लेजिस्लेटिव वैक्यूम्स। लेकिन हमको इन जनरल दो इट इज एक्सपेक्टेड, जुडिशरी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू मेक लॉस, है ना, बट ड्यू टू द ओवरलैपिंग jurisdiction और लैक ऑफ द फेलियर ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो सब अपन लिख सकते हैं। नीड व्हाई डज जुडिशरी मेक लॉस, आर्ग्यू द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर जुडिशरी टू इंटरप्रेट द लॉस। अब इंटरप्रिटेशन में भी तो क्या होता है ना कि सरकार ने कुछ इंटरप्रेट किया, पार्लियामेंट में कुछ किया, लेकिन जब लीगल इंटरप्रिटेशन हुआ तो एक डिफरेंट कोनोटेशन आ गया। ठीक, तो वो रियल सेंस में, क्योंकि प्रैक्टिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, कई सारे प्रैक्टिकल सिनेरियो के कारण इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ डिफर्स, व्हिच सीम्स टू बी मोर लेजिस्लेटिव इंटरप्रेटिंग। अब वही एक लॉ के स्पिरिट पे भी जो जाने, जब मेनका गांधी केस था, है ना, पहले लेटर ऑफ लॉ होता था, अब स्पिरिट पे भी आ गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे भी आ गया क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो हम लोग को कॉन्टेक्स्ट लाना है। Union government develops and practice a strategy to administer increasing number of existing local government services by sidelining the local initiative and discretion. तो अब ये जो यूनियन गवर्नमेंट है ना डेवलप, अब ये स्ट्रेटजी, जैसे मान लो पार्लियामेंट्री पंचायती राज मिनिस्टर है, तो अब उसके बाद हम लोग को क्या जैसे ना डिमांड आता है कि कई स्टेट्स में कि लोकल गवर्नमेंट का सर्विसेज अलग कैडर होना चाहिए, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी में लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज क्या है, ट्रेनिंग क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, अलग होता है, दे आल्सो नीड ए सेपरेट कैडर, but now currently they are relying on the state government employees to do the activities of local government. So does it sideline the local, why there is a tendency, क्योंकि centralization का tendency है ना, और now the problem in the local government is also that because of that there is centralizing tendency। अब लेकिन उसको काउंटर भी करना है, there are some केरला, तमिलनाडु या अलग अलग स्टेट्स की एग्जांपल को हाईलाइट करना है। इट इज नॉट सो, लोकल गवर्नमेंट इज आल्सो इन्वॉल्व इन multiple innovation creativity activities, or how state government has created some kind of additional facilities for local government services, है ना, जैसे मान लो राजस्थान में भी डिमांड है कि थर्ड कैडर है ना, स्टेट लेवल के अलावा हमको लोकल कैडर भी तैयार करना। India has practically functioned as a unitary state, though union and state have tried to function normally and legally as a। तो अब ये सिंपल पॉलिटी का क्वेश्चन टाइप भी हो गया है ना, तो इसमें आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो इन सारे क्वेश्चन को ओवरलैपिंग है, जैसे पॉलिटी में आंसर लिखते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसके कुछ फैक्ट्स आने चाहिए कि प्रैक्टिकली व्हाई इट इज फंक्शनिंग लाइक यूनिटी स्टेट, प्रोविजन को हाईलाइट करना है। और स्टेट्स है ना, दो ट्राई, क्योंकि कहाँ कहाँ अटेम्प्ट किया, ट्राइड मतलब अब तक इसको पूरा हिस्टोरिकली दिखाना, इवोल्यूशन दिखाना, 1967 का जो फेज था, है ना, जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बना, फिर 89 के बाद जो कोलिशन फेज आया, फिर 2014 के बाद जो सिंगल पार्टी फेज आया, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या रहा फॉर्मली, है ना, फेडरलिज्म, उसके बारे में बात करना। देयर इज ए कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस कोलिजन बिटवीन ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज व्हिच अफेक्ट द डेवलपमेंट। अब ये जैसे मान लो कि ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी का डिबेट है, तो वो हमको डिबेट को लाना है, थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट इज दैट वन। The inclusion of government representative in two-tier system of the selection of judges will infuse openness and public accountability into the recruit। अब ये जो जज का अपॉइंटमेंट है ना, वो सबसे प्रॉब्लम है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम वी आर फॉलोइंग, व्हाई व्हाट आर द प्रॉब्लम इन द कॉलेजियम सिस्टम, शुड वी इंक्लूड द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आल्सो इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो वो है ना, उस समय के कॉन्टेक्स्ट में सर ने क्वेश्चन सेट किया कि अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि है ना जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट ओपेक प्रोसेस, है ना, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, तो उसी को एग्जामिन करना है कि इंक्लूजन से देयर इज आल्सो थ्रेट ऑफ चैलेंज ऑफ वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, वो कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए। If Niti Aayog wants to be more effective, it requires the trust of all chief minister and their active participation. Obviously, Team India तभी बनेगा जब सब लोग actively participate करेंगे. Only a strong federal democratic can emerge, and only then a strong
तो ये मतलब क्रिटिकल एग्जामिन करना है। तो कई बार क्या होता है कि डिस्पाइट विलिंगनेस, है ना, क्या होता है कि पॉलिटिकल रीजन के कारण भी कई चीफ मिनिस्टर मीटिंग अटेंड नहीं करता है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, ईगो क्लैश आ जाता है। तो देर आर, सी, ideally it is expected they should work together, they should work as a team India, but there are practical issues, political issues। तो बोथ है ना, पॉजिटिव निगेटिव भी दिखाना है, और क्यों उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है। Department related standing committee have added substance to the scheme of legislative control over the executive। बिल्कुल, है ना, अदरवाइज पार्लियामेंट क्या था, इनफेक्टिव था ज्यादा, है ना, उतना टाइम नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैव द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। In fact, the standing committee have made the effect legislative control more real। And now department standing committee they will scrutinize the demands of the each department, किस मिनिस्ट्री को क्या कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, क्या क्या काम हुआ, तो उसको हमको हाईलाइट करना है, यानी वर्किंग ऑफ द कमिटीज पे क्वेश्चन है ना, अलग अलग कमिटी के सेटअप हुआ, कुछ अच्छे एग्जांपल्स है ना हाईलाइट करना। इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द ब्यूरोक्रेसी व्हिच सर्व एज ए एग्जीक्यूटर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी नीड टू बी आंसरेबल ओनली टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो यहाँ स्टेट ब्यूरोक्रेसी जो स्टेट के अंदर काम कर रहा है, तो दे नीड टू बी आंसरेबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आजकल क्या हो रहा है कि देयर इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, देयर इज आल्सो इंटरफेरेंस बाय द यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नर का रोल। तो वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है ना पॉलिसी या पावर को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो दे नीड टू बी मेड अकाउंटेबल। तो रिसेंट जो डेवलपमेंट है ना, कुछ एग्जांपल्स अपने को हाईलाइट करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये थे, अब मॉडल आंसर देख लेते हैं। देखो इसमें ना ये ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जो पॉलिटी का पार्ट है ना, इफ यू आर गुड एट पॉलिटी, है ना, GS2 में अगर आपका अच्छा है या पवेट, तो इट विल कॉम्प्लीमेंट, है ना, जी पेपर 2 जो है GS के साथ काफी ओवरलैपिंग है, स्पेशली यू आर गुड एट पॉलिटी, पॉलिटी प्लस इकोनॉमी, है ना, पॉलिटी मतलब तुम्हारा जितना कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू वाला है, या फिर इंट्रोडक्शन में भी हम देखे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, फिर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीवेयर देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटी, है ना, सिविल सोसाइटी डेवलपमेंट हर जगह। और इकोनॉमी में तुम्हारा प्लान्स एंड प्रायोरिटी है, PSUs है, तो ये सारे हम लोग वहाँ पे भी इकोनॉमी का यूज करते हैं, तो इसलिए है ना, तो व्हेनेवर यू आर रीडिंग फॉर PT आल्सो, है ना, पॉलिटी जब भी पढ़ो तो कीप इन माइंड द सिलेबस ऑफ पबैट, है ना, ट्राई टू रिमेम्बर दोज फैक्ट्स आल्सो, कीप इट सेपरेट आल्सो। वही है कि वैल्यू प्रेमाइसेस मोर सिंबॉलिक देन, है ना, एडिंग एनी सब्सटेंस टू द गवर्नेंस। तो उसमें वही है कि वैल्यू बेसिक्स लिखना है, वैल्यू प्रेमाइस क्या क्या, आइडियोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन क्या था, है ना, वैल्यू प्रेमाइसेस क्या क्या, एडजेक्टिव्स क्या क्या ऐड किया गया है ना, हाउ इट इज मोर सिंबॉलिक देन सबस्टेंटिव, यानी दिखाना है कि इट इज मोर सिंबॉलिक देन इन रियलिटी इट इज नॉट नॉन जुडिशियल, है ना, जुडिशियल इन्फोर्स नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन हमको वो दिखाना है एग्जाम इन पार्ट, मतलब कि सबस्टेंशियल एस्पेक्ट भी होता है, प्रियम्बल के इंटरप्रिटेशन में भी जुडिशरी हेल्प लेता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फिलोसफिकल बेसिस है गवर्नेंस का, प्रियम्बल डील विद द वैल्यू प्रोमिसेस, फंडामेंटल राइट, ये सब में जिसके जो वैल्यूज है ना, तो वहां पे सेट ऑफ वैल्यूज एम्बॉडीड है, फंडामेंटल वैल्यूज एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो एम्बॉडीड है। तो अब जैसे सुभाष कश्यप क्या स्टेटमेंट यूज कर लिया कि प्रियम्बल के क्या बोलता है कि, है ना, मतलब बेसिकली हम लोग को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फंडामेंटल है ना, या इम्पोर्टेंट है गवर्नेंस में, तो आने वाले जितने जनरेशन उसको गाइड कर रहा है कि वी हैव टू स्ट्राइव टू अचीव दोज गोल्स, प्रियम्बल गोल्स, है ना, इवन इफ प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स आइडियल्स, है ना, तो दे आर नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। 70 साल हो गया, है ना, सब लोग भाषण में तो यही बोलता है ना, 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, तो देयर इज गवर्नेंस डेफिसिट, डेवलपमेंट डेफिसिट, प्रिजुडिसेस है, डिस्क्रिमिनेशन है। अब ये रैंक जो है ना, ये इंपॉर्टेंट, दिस इज इनोवेशन दैट यू कैन डू, कि दैट यू हैव टू लिस्ट एटलीस्ट, है ना, दो चार रैंक आपको पता होना चाहिए, चाहे प्रेस फ्रीडम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रहा, तो दैट शोज दैट इंडिया स्टिल लैक्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ये ऑब्जेक्टिव्स जो भी सेकुलरिज्म का इतने सारे राइट्स हो रहे हैं, वो एग्जांपल हो गए, लिबर्टी जस्टिस का एग्जांपल ले लिए कि NCRB का डाटा कोड कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट या ऑब्जर्वेशन कोड कर दिए, यूनिटी इंटीग्रिटी मणिपुर वाला वायलेंस आ गया, तो डाटा स्पीक फॉर देमसेल्फ, यानी कहीं ना कहीं देयर इज फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, वो आपको है लेना, लेकिन एक्सट्रीम व्यू हो जाएगा अगर मान लो सिर्फ सिंबॉलिक है ऐसा, तो हम मान, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम व्यू हो गया ना, तो दैट इज द एग्जामिन पार्ट, कि नहीं ऐसा रूल ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस के लिए कितने सारे इनिशिएटिव्स काउंटर कैसे करेंगे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से करेंगे, और रियलिटी जो है फैक्ट्स डाटा से क्या दिखाएंगे, उसको कहेंगे हाँ इट इज मोर सिंबॉलिक, तो दैट यू हैव टू आंसर।
तो देयर इज ए गैप है ना, वी हैव टू एक्सेप्ट यस देयर इज ए गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, आइडियल्स एंड फुल रियलाइजेशन एंड व्हाट कैन बी डन ब्रीफली है ना बात करने से। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कॉन्शियस कीपर है। तो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ना मतलब उसके बेसिक्स को लिखना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है ना। फाइनेंशियल कमेटी होता है, तो हम लोग एग्जीक्यूटिव का अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स करने के लिए लाते हैं। हिस्ट्री है 90 मतलब 1921 में सेटअप किया गया था पहली बार। तो इसमें लोकसभा मेंबर बेसिक्स जो है, लोकसभा मेंबर है ये है कितने लोग होते हैं। ठीक, एफिशिएंसी यानी इकोनॉमी को कैसे इंश्योर कराता है ये, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर और इनकम को स्क्रूटनाइज करेगा। जो भी रिपोर्ट्स आते हैं अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस बॉडी उसको भी स्क्रूटनाइज करेगा। तो फंक्शंस लिखने हैं, जितने भी फंक्शन है उसको लिखने के बाद ऑलमोस्ट जैसे मान लो है ना कुछ फैक्ट्स लिखने हैं, 180 रिपोर्ट्स एवरी ईयर वो कर रहा है, 80% रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो रहा है, दैट इज वेरी पीआरएस डाटा। तो दीज आर वेरी गुड फैक्ट्स है ना, दिस शुड बी रिटन इन द आंसर। अब पीएससी कारण कुछ रिफॉर्म्स आया था जिससे सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटिंग को सेपरेट कर दिए, परफॉर्मेंस बजटिंग आ गया। रेलवे मिनिस्ट्री को क्या बोला कि आप ना जो डिफेंस मिनिस्टर के कारण जो आप डिफेंस मिनिस्ट्री से जो लैंड एक्वायर एग्जांपल स्पेसिफिक एग्जांपल है उसको रिटर्न कर दो लैप्स के कारण। ठीक है, तो दीज आर स्पेसिफिक एग्जांपल। ऊपर वाले जो थे 180 रिपोर्ट हर साल दे रहा है, 80% रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो रहा है, और कई रिफॉर्म लाए जैसे ऑडिटिंग अकाउंट का और परफॉर्मेंस बजटिंग। तो दैट ना कर्नाटक का भी पीएससी फाइंडिंग का कुछ स्पेसिफिक केस स्टडी है। ठीक, वीकनेस भी है केस है ना, तो शॉर्ट टर्म होता है ना, शॉर्ट टेन्योर है तो एक्सपीरियंस लोग नहीं है, पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे मान लो जितने भी रिसेंट एग्जांपल्स है, एक्सपर्टीज की कमी है, बजटरी सपोर्ट नहीं, इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट नहीं है, और कई मेंबर तो सस्पेंड हो जाते हैं, हेडलेस हो जाता है ना। तो दैट मीन्स इट रिक्वायर्स रिफॉर्म्स। वीकनेस है तो वो वे फॉरवर्ड होना चाहिए। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाओ, इनपुट आउटपुट पे फोकस करो है ना। तो ये हम लोग को ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पीएससी वाला क्वेश्चन पॉलिटी में भी आता रहता है, जीएस 2 में। ठीक, द ग्रोथ ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट एंड डिजिटलाइजेशन हैज ब्रोकन द डिपार्टमेंटल मेंट है ना। कुछ अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, या फिर कुछ है ना ऐड ऑन करना है तो बता दो। ठीक है, ओके सर। अब ये क्वेश्चन है कि ग्रोथ ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट एंड डिजिटलाइजेशन, यहाँ पे थ्योरी लिंक करने का एक स्कोप आता है। जैसे भी ना पब्लिक मैनेजमेंट डिजिटलाइजेशन, तो डिजिटल इंडिया गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस हो गया है ना, या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो वो उसका ग्रोथ हो रहा है, ऑब्वियसली थ्योरेटिकली भी हो रहा है, प्रैक्टिकली भी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ना, तो क्यों हो रहा है तो रीजन तो हमें पता है थ्योरेटिकली, और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है। डिपार्टमेंटल मेंटेलिटी को ब्रेक डाउन कर रहा है ना। पीएम गति बेस्ट एग्जांपल हो गया, जीएसटी हो गया है ना, नीति आयोग हो गया। तो ये सारे एग्जांपल नेटवर्क अप्रोच है, हैंड्स ऑन अप्रोच है। अब पीएम गति शक्ति का एग्जांपल कोलैबोरेटिव है ना, रेदर देन ब्यूरोक्रेटिक। तो ये दिखाना है। ट्रेडिशनली हायरार्कियल होता है, डिफरेंट मिनिस्ट्री आपस में ना मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो पॉलिसी पैरालिसिस का हम लोग डिबेट करते कहाँ, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम। वहां पे पॉलिसी पैरालिसिस आ गया, इंडिसाइसिवनेस आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जो एनपीएम के कारण या डिजिटलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, री इन्वेंशन हो रहा है। एनपीएम में हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल, डाउन साइजिंग, ऑटोमेजाइजेशन, डिसएग्रीगेशन। दीज आर ओनली फीचर्स दैट वी हैव रेड इन द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। कोलैबोरेशन हो रहा है, नेटवर्क अप्रोच, पोस्ट एनपीएम मॉडल। ठीक, तो अब ये क्या है कि एनपीएम एंड पोस्ट एनपीएम का है ना ब्रीफ कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। एंड देन आईसीटी ने फ्लैटर बना दिया, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन आसान हो गया, सर्विस डिलीवरी एग्जांपल्स लिखा हुआ है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, मिनिमम गवर्नमेंट वाला, जीएसटी काउंसिल वाला। तो 16 मिनिस्ट्री को पीएम गति शक्ति डाल दिया। ठीक, तो मेयर मर्जर है ना, नोट इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पे अभी क्या रहा है, टॉप ड्रेसिंग हो रहा है, ऊपर ऊपर तो काम हो रहा है, लेकिन जब नीचे देखो तो अभी भी क्या है कि वहां पे इंटीग्रेशन नहीं हुआ है ना, सीमलेस इंटीग्रेशन नहीं हुआ, स्टिल देयर इज डिले है ना। देयर आर आल्सो डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स दैट कम इनटू है ना। तो इंटीग्रेशन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ERC 2 का रिकमेंडेशन कोट कर दिया अपन, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी फॉलो करते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट हैज कंटिन्यूअसली पोस्ट चैलेंज टू द है ना। तो अब है ना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बेसिक्स आपको सर 123। हाँ हाँ प्लीज। सर ये डिपार्टमेंटल मेंटेलिटी को ब्रेक करने के लिए वे फॉरवर्ड क्या होगा? हाँ, डिपार्टमेंटल मतलब जैसे ना एक तो आपस में ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटीज या ये सब नहीं बनता है कि इम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बन गया है ना, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री, या स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स है ना। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक तो ट्रेनिंग देने की जरूरत है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है ना हर डिपार्टमेंट का। उसके बाद तुम्हारा मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो ये होता है, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सिंस द आउटपुट लेवल, एट द आउटपुट लेवल व्हाट वी नीड, सिंगल विंडो सिस्टम है या होलिस्टिक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच आ रहा है।
तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सिंगल मिनिस्ट्री टू टेकल, बिकॉज इंटरलिंकेजेस दिखाना है मिनिस्ट्रियल वर्क में। इंटरलिंक जैसे इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट लिंक है ना, तो दैट एग्जांपल यू कैन कोट। या सिक्योरिटी वाला जो है, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, तो उससे लिंकेज वो ऐसे दिखाना है, तो वो सिलोज में पॉसिबल नहीं ओके सर। है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज कंटिन्यूअसली पोज चैलेंज। तो अब ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 उसको डिस्कस करना है ना। तो ये कुछ कुछ है ना, कितने ऑर्डिनेंस आए, कुछ पीआरएस का डाटा कोट कर दिया, फिर है ना डीसी वाडवा केस था। और बिहार में तो ऑर्डिनेंस राज ही बोलते कि इतने सारे, और 256 ऑर्डिनेंस लाए गए। फिर उसके बाद अभी रिसेंट 2017 के जजमेंट और 2023 का दिल्ली वाला केस, कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को भी ओवरटर्न कर दिया जाता है। दीज आर एग्जामिन पार्ट, है ना। कैसे उसको, मतलब फैक्ट्स के साथ अपने को लिखना है। बेसिक्स लिख दिया, थ्रेट कैसे है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, तो ये प्रेसिडेंट तो बेसिक आ गया कि विद इन 6, वो जो हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं बेसिक पार्ट। अब ये आता है कि इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी हम लोग 1966, यानी जो हमने फेज देखा ना कि 1967 में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ गया। फिर वो मैटर्स बिहार का एग्जांपल ले दिए, 256 है ना, हाईली रेडिकल। बिहार में तो 256 ऑर्डिनेंस पास हुआ। तो उसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको बहुत ही ज्यादा बोला कि ये ना, ये तो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो 2017 में भी केस आया था, उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया। तो सेपरेशन ऑफ पावर को वैलेट कर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी से बाहर चला जा रहा है। ठीक। तो डिस्पाइट जुडिशियल इंटरफेरेंस अल्टीमेटली, है ना, देखो अभी भी ऑर्डिनेंस तो चल ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल है ना, ऑर्डिनेंस केरला गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे भी ले गया, यानी सिर्फ सेंटर पे नहीं, स्टेट पे भी देखना है कोऑर्डिनेंस कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कंक्लूजन वही, जुडिशियल गार्जियन होता है ना। आर्बिट्री प्रोमिगुलेशन को रोकने की जरूरत है, गाइडलाइंस भी इशू किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक। मॉरल चेक की तरह अथॉरिटी पे होना जरूरत है। ठीक है, मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल रिफॉर्म करने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सिविक पार्टिसिपेशन और लेजिस्लेटिव वर्क को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इफेक्टिवनेस को। स्टेट सेक्रेटरीट सिस्टम ऑफ स्टाफिंग आल्सो नीड रिफॉर्म लाइक लेटरल एंट्री। अब ये तो सेंट्रल लेवल पे ला रहे हैं लेटरल एंट्री, टैलेंट आ रहा है, इनोवेशन आ रहा है, क्रिएटिविटी आ रहा है, लेकिन स्टेट सेक्रेटरीट लेवल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। वहां पे भी तो इनोवेशन, क्योंकि एक्चुअली वहां पे जो काम हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है, जर्नलिस्ट वाला टेंडेंसी है, फॉर्मलिज्म ऑफ रिक्स है। तो दीज आर प्रॉब्लम्स, है ना। 1990 के बाद तो जो एलपीजी रिफॉर्म आया, 73rd से ई गवर्नेंस है, पीपीपी मॉडल है। तो वहां पे स्टेट लेवल पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है। तो वी नीड टू हैव द प्रोफेशनलिज्म, है ना, स्टेट लेवल पे प्रोफेशनलिज्म होना जरूरी है। तो अब देखो, कंपेयर हम लोग का फोकस यही है, मीडिया का भी फोकस क्या था हमेशा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही ज्यादा फोकस होता है, स्टेट में क्या हो रहा है पता भी नहीं चलता है। बट द पीपुल आर मोर अफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट सेक्रेटरीट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो गया, है ना, अलग अलग काम करता है। तो बेसिक हमें लिखे देते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल है स्टेट लेवल पे, स्टेट सेक्रेटरीट लेके आता है। तो स्टेट सेक्रेटरीट टॉप लेयर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मेन फंक्शन क्या है वो बता दिए। ये कॉमन है ना, सेंट्रल सेक्रेटरी का भी ऐसा ही होता है, और स्टेट का भी वही है, सेम फंक्शन लिखना है। और 1990 के बाद काफी चेंजेस हुआ, क्या क्या चेंज हुआ, है ना। तो वो हमको बताना है कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गया, ई गवर्नेंस आ गया, 73rd से एसडीजी टारगेट्स है, बॉटम अप अप्रोच है। तो ब्यूरोक्रेटिक और पिरामिडिकल स्ट्रक्चर तो क्या होगा कि ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये रिजिडिटी लाता है, डिले लाता है, रेटिपिज्म लाता है। तो दैट, बट दैट इज स्टिल बीइंग कंटिन्यूड। तो देयर इज ए फॉर्मलिज्म, है ना, रेड टेप है, देयर इज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म स्टेट, ना, एक्सपर्टीज एट द स्टेट लेवल। दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव द रिफॉर्म एट द स्टेट सेक्रेटरीट लेवल, है ना। दे आर आल्सो जर्नलिस्टिक, दे आल्सो नीड एक्सपर्टीज। तो सेम लॉजिक वॉजिक तो वही आएगा, क्योंकि पीपीपी है, नीति आयोग है, डिजिटलाइजेशन है, थिंक टैंक की जरूरत, दे आल्सो लैक थिंक टैंक्स। तो दे आल्सो नीड, जैसे तमिलनाडु को कुछ अच्छा एग्जांपल है, जैसे लेटरल एंट्री का, तमिलनाडु में मेडिकल कॉर्पोरेशन ने स्टेट लेवल पे लेटरल एंट्री लाया। राजस्थान ने क्या किया कि चीफ मिनिस्टर का एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया था, दैट दैट वाज आल्सो एग्जांपल ऑफ लेटरल एंट्री एट द स्टेट लेवल। तो वो एक तो राजस्थान हो गया, तमिलनाडु, दो एग्जांपल कर दिए, वो काफी है। फिर आजकल मिशन कर्मियों की तो काफी ट्रेनिंग, इस सब पे काफी फोकस है, कि विद इन सिस्टम आल्सो वी कैन improve द प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। पुअर फंक्शनैलिटी ऑफ पार्लियामेंट इज ड्यू टू द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। तो पॉलिटिकल कल्चर क्या है और हाउ इट इम्पैक्ट द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो हमको पॉलिटिकल जो भी पैरामीटर्स है, तो कुछ है ना एग्जांपल ये सब कोट कर दिए। कुछ जैसे मान लो क्रिटिसिज्म भी दे रखा है, बिल आर नॉट डिस्कस्ड, और ये पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। तो इसमें हम लोग वही है कि इंडिया और वेस्टर्न कंट्री में सेम इंस्टीट्यूशन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। रिक्स के आइडिया को यहाँ पे काफी लाने की जरूरत है ना। वाई डू, है ना, पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, डेफिनेशन कोट कर दिए, है ना। उसके बाद
कंपोनेंट बता दिए कुछ पॉलिटिकल कल्चर का, और कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे मान लो कि वेस्टर्न कंट्री, और एक कंपैरिजन भी दिखा सकते हैं वेस्टर्न कंट्री में कैसा पॉलिटिकल कल्चर है डेवलप में, और नॉन डेवलप में कैसे है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, सेशंस है ना, वॉकआउट हो रहा है, डिस्कशंस हो रहा है, विलिंगनेस नहीं है पार्लियामेंट में। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बिल भी पास हो जा रहा है ना। अभी जैसे मान लो डाटा प्रोटेक्शन बिल है, या जो लीगल रिफॉर्म, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म है विदाउट डिस्कशन, तो वहां पे अभी लॉ के पहले प्रोटेस्ट हो गया, तो गवर्नमेंट इज अगेन है ना क्रिएटिंग कि हाँ ठीक है उसको हम रिकंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अल्टीमेटली वी आर फोकसिंग ऑन जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी दो तरह देखा था, एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और एक सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी। तो वी हैव टू मूव फ्रॉम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी टू सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी, जो इसेंस होता है डेमोक्रेसी का, डीपनिंग होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल कल्चर, देयर आर आल्सो इंस्टीट्यूशनल फेलियर, जो हमने बोला एग्जामिन पार्ट में आता है कि सिस्टमैटिक फेलियर है और इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। सिर्फ पॉलिटिकल कल्चर कैन बी वन ऑफ द मेजर रीजन, बट देयर आर अदर फैक्टर आल्सो, है ना। एग्जीक्यूटिव बायस है, इंडिपेंडेंस नहीं है इंस्टीट्यूशंस में, कई सारे रिफॉर्म सजेस्ट किए गए जैसे मान लो, तो अब तक उसको ना एनसीआरबी का है या कई कमिटी ने रिकमेंड किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। एंटी डिफेक्शन लॉ में भी, लॉ में ही प्रॉब्लम है ना। तो ये डिक्रिमिनलाइजेशन ये सब तो करने की जरूरत है ना। तो वी आर, दैट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द पॉलिटिकल कल्चर आल्सो, ओवरऑल इफेक्टिवनेस भी बढ़िया हो जाएगा। तो ये है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। ठीक है, पार्लियामेंट का पुअर फंक्शनैलिटी है, क्यों? क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल कल्चर बोल रहा है, तो पहले तो उसको सपोर्ट करना, इन फेवर लिखना है, फिर उसके काउंटर या अदर पर्सपेक्टिव भी लिखना है ना। जो एनसीआरबी का रिकमेंडेशन है, पीएससी का रिकमेंडेशन है, मीटिंग शूटिंग्स है, तो कुछ डाटा भी आना चाहिए अपने काम से। कमेंट ऑन द व्यू दैट डिस्पाइट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैक्सिमम ऑफ, ये क्यों सिमिलैरिटी क्यों है ना। सर तो हाँ हाँ प्लीज। सर एक बार वो पिछले क्वेश्चन में बाकी क्या प्रॉब्लम है वो बता दीजिए सर। पॉलिटिकल कल्चर के अलावा क्या क्या प्रॉब्लम हाँ, है? ये जैसे मान लो इंस्टीट्यूशनल फेलियर है ना, ऑटोनॉमी, जो लॉ में ही प्रॉब्लम है। मान लो लॉ बना बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना है, बहुत ही वहां पे डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया गया है। इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, इलेक्शन कमीशन को क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। तो अब पार्लियामेंट, अब और दूसरा पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी है या कमिटी सिस्टम है, वो इनफेक्टिव है। पार्लियामेंट का फंक्शन ही ऐसा, रिप्रेजेंटेटिव हमने भेज दिया, है ना। तो वही है कि रिप्रेजेंटेटिव का जो मीटिंग है ना, मीटिंग तो पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है कि भाई ठीक है, जो लोग डिसाइड कर रहे हैं अल्टीमेटली, है ना। ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कल्चर में, कि सिविक है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्या है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारा जो इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे मैकेनिज्म्स है ना। तो जो हमारा डिसिप्लिन कमिटी है, या उसके प्रिविलेज, कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेज है, ये तो पार्लियामेंट काम कर सकती है, इसको करना पड़ेगा ना। या लॉ में प्रॉब्लम है, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो दोज आर एडिशनल प्रॉब्लम्स अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल कल्चर, है ना। ये सर जो ये नीचे लिखे हुए हैं ना सर ये हाँ हाँ हाँ, वो- यहाँ पे ना, ये देखो, इट वुड नॉट बी राइट टू ब्लेम द पीपल एंड पॉलिटिकल कल्चर, देयर आर आल्सो सिस्टमैटिक एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक एग्जीक्यूटिव बाइस दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट इज, आर दे रियली इंडिपेंडेंट, है ना। इलेक्शन कमीशन हो, या जो स्पीकर का पोजीशन है, ही इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, बट ही इज एक्टिंग, है ना, डज ही एक्ट। या पार्ट जो कमिटी सिस्टम का वर्किंग है, इज इट इफेक्टिव है ना। तो वो तो है ना, दैट इज बियॉन्ड पॉलिटिकल कल्चर आल्सो। तो वो है ना, वो हाईलाइट कर दिया गया। ठीक है ना। यस सर। हम्म। उसके बाद है कि, है ना, क्यों है ना, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के बावजूद भी सिमिलैरिटी है, तो इसका सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस है ना, वो अपन देखे थे लास्ट क्लास में भी। तो वही है कि प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स है, बेसिक लिख दिए, अर्थात तब लिखा था डिफरेंस क्यों। तो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, हायरार्की, सेंट्रलाइजेशन, ये फीचर्स तो सिमिलर है दोनों में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी एज ए मोस्ट एफिशिएंट क्यों, तो इसमें भी देखो जैसे सेंट्रलाइजेशन है, यूनिटी ऑफ कमांड, तो काफी मैचिंग है, सिमिलैरिटी एंड। लेकिन डिफरेंस क्या दिखाना है, डिफरेंस क्या क्या होगा, फोकस क्या होगा, ये पूरा स्टेट क्राफ्ट, फॉरेन पॉलिसी, है ना, लीगल पॉलिसी, एवरीथिंग वाज डिस्कस, बहुत ब्रॉडर था, यहाँ पे नैरोअर था। और यहाँ पे ट्रेडिशनल अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया, इधर रिजेक्ट किया, सिर्फ लीगल रेशनल को एक्सेप्ट किया। तो जो टेक्निकल डिफरेंस वो तो हमें पता है, और जो बेसिक सिमिलैरिटी है, प्रिंसिपल्स काफी ओवरलैपिंग है। तो सिमिलैरिटी के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंसेस है। ये यही बस लिखना है, इसमें कुछ एलेबोरेट करना है।
ठीक है, तो दोनों का फोकस क्या था, क्वालिटी और पर्सनल पे था, है ना। उस अल्टीमेटली वही चाह रहा था कि स्टेट का जो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़िया हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, तो वही है कि आपके तरीके बदल सकते हैं ना, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चेंज होगा तो थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। पीएल का मिसयूज, तो पीएल क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था ना, सोशल जस्टिस से सब पीएन भगवती कृष्णा अय्यर जब जज थे उस समय बुलाया गया था। फिर वो कुछ केसेस हाईलाइट करने हैं ना, कुछ बेसिक्स, जैसे इन्वायरमेंट में एसपी गुप्ता केस काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको हम लोग हाईलाइट करना है। फिर इवोल्यूशन है ना, 80s 90s में शुरू हुआ, अब क्या फेज है, पहले क्या था, है ना। पहले इंडिविजुअल सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल आता था पीएल के थ्रू, सोशल जस्टिस करता था। अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, यानी कई सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स या एनजीओ फॉर्म हो गया जिसका काम ये पीआईएल करना। अब लेकिन उसमें मिसयूज हो गया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो अलग अलग क्रिटिसिज्म है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ना फाइन लगाओ जो ये फालतू का है ना, कोर्ट के टाइम को डिले करता है, ऑलरेडी पेंडेंसी ऑफ केसेस है। तो कुछ भी मैटर होता है तो यहाँ पे कॉर्पोरेट आपस में कॉन्फ्लिक्ट करता है, दूसरे किसी को प्रोजेक्ट नहीं मिला तो अपना पीआर लगा दिया, इन्वायरमेंटल लॉ पे स्टे करवा दिया, डिले करवा दिया, तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक, है ना। तो पीएल का बेसिक्स लिख दिए, कब कब हुआ, वो एग्जांपल लिख दिए, इवोल्यूशन फेज को हाईलाइट करना है। और आजकल का पीआर काफी पॉपुलैरिटी गेन कर लिया ना, तो मतलब पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करता है, यानी पब्लिक पीआर हैज लॉट ऑफ यूज, है ना। तो अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, आज के कॉन्टेक्स्ट में इलीट बेस्ड हो गया, इलीट क्लास इंटरेस्ट है, या फिर जो हाईजेक करता है इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट क्या करता है, हर चीज में ना स्टे करवा दिया। तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक, इट इज एक्टिंग एज ए ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक, तो यही सेफ गार्ड हमें लाने की जरूरत है। जैसे मान लो कि फ्रिवलस और मोटिवेटेड पीएल है तो उसके खिलाफ एक्शन हो, गाइडलाइंस इशू है ना, तो कोर्ट ने तो डाला है ना कि भाई इसमें गाइडलाइंस होना चाहिए, होना चाहिए। तो कुछ सजेशंस है ना, जैसे अटॉर्नी जनरल का जो भी है, इनअप्रोप्रिएट एग्जाम्पलरी कॉस्ट, उसको फाइन वाइन लगा दो, ताकि है ना डिटरेंस की तरह काम करे कि अननेसेसरी पीएल ना लिखे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एवोर्स एब्सोल्यूटिज्म, सिंपल, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिक्स है। रूल ऑफ लॉ कैसे है ना, एब्सोल्यूटिज्म को खत्म करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट तो वो था, क्योंकि ब्रिटिश में जो भी या वेस्ट में जितने भी रिवोल्यूशन हुए ना, दे वांटेड टू कंट्रोल द पावर ऑफ मोनार्क, उसके ऊपर कंट्रोल हो, लेजिस्लेटिव पावर या पावर का सेपरेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो मोनोपोली से क्या हो रहा है, ओवर प्रॉब्लम हो गया। अब ये एब्सोल्यूटिज्म का एग्जांपल दे रखा है कि 42nd अमेंडमेंट में देखे कई सारे पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ठीक है, इंस्टेंट जस्टिस के लिए इनकाउंटर्स हो गया। तो ये सब क्या एब्सोल्यूटिज्म है, दैट इज अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ। दैट एग्जांपल बुलडोजर यूज करना आजकल नो वायलेंस है ना, मणिपुर वाला केस, तो दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक, तो वही एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या इम्पोज करता है लिमिट को, हाउ है ना, आर्बिट्री रूलर को हटाता है, आर्बिट्री पावर पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करता है, अगर कोई वायलेट करा है तो उसको स्ट्रक डाउन कर देगा, एब्सोल्यूटिज्म के खिलाफ है। ठीक है, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट ये मिसयूज हो रहा है इंस्टेंसेस ऑफ, तो उसको वन, जैसे बुलडोजर वाला एग्जांपल है, या इंस्टेंट जस्टिस वाला है, या सुप्रीम कोर्ट का जो एनजेसी एक्ट को स्टेप डाउन कर दिया क्योंकि वायलेशन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का या सेपरेशन ऑफ पावर का, मणिपुर का वायलेंस का एग्जांपल है। तो दो आर एग्जांपल यू नो दैट वी कैन मेंशन। पीएम ऑफिस स्ट्रेटेजिक रोल इन डिसीजन सर मेकिंग। हाँ हाँ प्लीज। सर ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को रूल ऑफ लॉ से कैसे लिंक करेंगे? हाँ देखो, ये कंपोनेंट रूल ऑफ लॉ क्या है ना, एक एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। तो अब इसको कैसे, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, लॉ का, लॉ इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल्स कैन नॉट बी। अब वो है तो गवर्नमेंट क्या होता, पहले मोनार्की जब था तो एब्सोल्यूट पावर था, लो, नो लिमिटेशन, नो कंट्रोल। नाउ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, है ना। उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर एक स्ट्रेटजी है ना। लॉ का इम्प्लीमेंट, लॉ इज सुप्रीम, नोबडी इज अबव द लॉ, इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं, है ना। तो वही रूल ऑफ लॉ से उसको लिंक करना है कि किस प्रकार ये मिसयूज को या आर्बिट्री यूज ऑफ पावर को रोकता है ना, ओके। उसको रिलेट करना है। जो जुडिशियल रिव्यू पावर है, रिट्स का पावर है, तो ये रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करता है ना, नो बडी सुप्रीम। तो ज्यादा फोकस थोड़ा इससे रिलेटेड आर्टिकल 14 कर दिए, आर्टिकल 13 2 और 226 वाला जो रिव्यू वाला रिट्स वाला है वो मेंशन कर दिए। तो जो आर्बिट्री पावर है स्टेट का, सेंटर का, या पार्लियामेंट में मिसयूज हो रहा है, वो अपन को लिखना है। ठीक, ओके।
देखो कंसेप्ट ना लिमिटेड है, मतलब कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, बस है ना कि खाली आंसर प्रेजेंट करने का एग्जांपल थोड़ा डिफर कर जाता है, और जो किस पे हाईलाइट फोकस किस पे करना है, इम्फेसाइज किस पॉइंट पे करना है, दैट इज ओनली डिफरेंट, अदरवाइज आंसर विल रिमेन सेम। रूल ऑफ लॉ कर दो, सेपरेशन ऑफ पावर कर दो, है ना। तो पीएमओ हैज एज्यूम्ड स्ट्रेटेजिक रोल, क्यों, है ना, व्हाई इट हैज एज्यूम्ड स्ट्रेटेजिक रोल, पीएम का हर जगह इन्वॉल्वमेंट हो गया, फॉरेन पॉलिसी से लेकर डोमेस्टिक पॉलिसी तक, है ना। नाउ पीपल वांट इन प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी राइज हो गया। तो वो एक इवोल्यूशन फेज जो सर बनाते हैं ना, वो डायग्राम बहुत बढ़िया है कि कैसे है ना इवॉल्व कैसे हुआ, है ना। स्टाफ एजेंसी से ये किस प्रकार ये डायरेक्टली इंटरफेरेंस हो रहा है, को मॉनिटरिंग कर रहा है, सुपरविजन का रोल प्ले कर रहा है ना। तो वो हमको हाईलाइट करना है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को भी दिखाता है, मोस्ट डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है आज के कॉन्टेक्स्ट में, ये इंदिरा गांधी के टाइम से शुरू हो गया था, है ना। तो मेन टास्क सेक्रेटरीट का क्या था, अल्टीमेटली गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर का जो काम होता है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट आर द वर्क दैट सेक्रेटरीट का काम उसको एडवाइज करना ही करना। तो फेजेस दिखा दिए, है ना, अलग अलग पार्टी का फेज में क्या रहा। स्ट्रेटेजिक रोल क्यों होता है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ओनली। प्राइम मिनिस्टर मान लो 360 डिग्री अप्रेजल कर रहा है सारे, जबकि डीओपीटी का काम है, लेकिन पीएमओ देख रहा है ना, पर्सनल डिसीजन कौन सा अच्छा ऑफिसर है, क्या है, जितने भी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसे मान लो प्रगति भी है, तो पीएमओ के थ्रू देखा जा रहा है। तो रोल आउट ऑफ जीएसटी, डिजिटलाइजेशन, ये सब में भी पीएमओ का रोल इम्पोर्टेंट है ना। तो वही कॉन्फ्लिक्ट दिखाना है, पीएमओ वर्सेस कैबिनेट सेक्रेटरीट, पीएमओ वर्सेस सेंट्रल सेक्रेटरीट, थोड़ा बहुत जो डिबेट आता है उसको हाईलाइट करना है, क्योंकि आजकल स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ना। तो यहाँ पे क्या 1990s के बाद हम लोग देख रहे हैं, एक तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, डिसाइसिवनेस, ये सब कमी हो गया। तो 2004 का बाद का जो फेज है ना, 2014 के बाद का, तो वन सिंगल पार्टी रूल आ गया, तो यहाँ पे क्या प्राइम मिनिस्टर अगेन बिकमिंग पावरफुल, है ना। तो कोलिशन वेरा में हम लोग देखे थोड़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थोड़ा उसका इंपॉर्टेंस कम हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये ना बाकी कंसेंसस बिल्ड करना जरूरी हो गया पॉलिसी। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 मार्क द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैसे है ना, प्रोविजन क्या क्या थे, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को अलग अलग किया गया, है ना, ओपन कंपटीशन आ गया, या फिर नए मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनाया गया, मिनी पार्लियामेंट बनाया गया, इसको लेजिस्लेटिव विंग को धीरे धीरे उस पर डिबेट डिस्कशन ये सब प्रमोट किया, तो वही पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ से इनिशिएट किया गया, उसको बाद के एक्ट से भी अगर चाहे तो एड ऑन कर सकते हैं, कि धीरे धीरे उसी को फर्दर डीपनिंग अप किया गया, उसको फर्दर रिफॉर्म लाया गया। Finance Commission have remained imaginative and innovative in the promotion of cooperative federalism. Yes, तो वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली जो फाइनेंस कमीशन है ना, तो बेसिक्स लिखने के बाद आपको वर्किंग बताना है कि क्या क्या फॉर्मूला है, लोकल बॉडी, सेक्टोरल, है ना। स्पेशली करंट को है ना, जो फाइनेंस कमीशन है काफी रिफॉर्म्स लाया है ना। तो बेसिक्स में वही है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, मेन काम इमेजिनेटिव है, इनोवेटिव वर्क, फिजिकल डेवलुएशन है, वॉल्यूम फॉर्मूला लेवल पे भी अपन देख रहे हैं, हर पार्ट कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है। जब मान लो अभी एसडीजी पे फोकस है, तो फॉरेस्ट इकोलॉजी का भी इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया। लोकल बॉडी ग्रांट्स, क्योंकि इंपावरमेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, तो इसमें 13th और 15th फाइनेंस कमीशन काफी बढ़िया काम किया है। फिर सेक्टोरल ग्रांट्स में भी हम लोग देख रहे हैं एसडीजी, ये सब जो नए नए टारगेट्स, उसको अचीव करने के लिए अलग अलग सेक्टर में ग्रांट्स दिया जा रहा है, ताकि ग्लोबल टारगेट, नेशनल टारगेट को भी अचीव किया जाए। फिजिकल रिफॉर्म के लिए भी रिकमेंड करता रहता है, एफआरबीएम में क्या होना चाहिए, एक्यूरल अकाउंटिंग रिकमेंड किया, म्युनिसिपल बॉन्ड वाले में स्ट्रेंथन करो उसको, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, ये सब लाने का बात करता है। तो दोज आर वेरी गुड एग्जांपल्स, है ना। 14th फाइनेंस कमीशन का भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो वही चैलेंजेस तो होंगे, वर्किंग ऑफ फाइनेंस कमीशन में कई सारे चैलेंजेस, लेकिन है ना, तो मतलब ओवरऑल इट हैज बीन ए सक्सेसफुल, है ना, जर्नी फॉर द फाइनेंस कमीशन। गवर्नर्स आर अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, क्यों, क्योंकि वो अनइलेक्टेड होता है, सिलेक्टेड है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। तो उसका काम होता है ब्रिज की तरह काम करना सेंट्रल स्टेट में। अब ये कैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अंडरमाइन कर रहा है, और फेडरलिज्म को कैसे अंडरमाइन करना है, विथ एग्जांपल यू नीड टू मेंशन, है ना, एग्जामिन करना है, तो इसका काउंटर व्यू भी आना चाहिए, है ना। क्योंकि ऑफिस क्या फॉर्मल था, डिस्क्रिशनरी पावर कुछ दिया गया था, जैसे प्रेसिडेंट रूल है या बिल को रोकने, इस पे तो काफी ज्यादा कंट्रोल, ये तो चल ही रहा था। अब ये आज के कॉन्टेक्स्ट में ये जो बिल को रिजर्व कंसेंट नहीं देना, ये भी एक नया चैलेंज ऐड हो गया, ठीक। तो मिसयूज कहाँ पे हो रहा है, जैसे मान लो कहीं एक्टिव रोल हो गया, तो हर लोकल पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हो गया, अनडेमोक्रेटिक हो गया, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल को सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, तमिलनाडु में बिल रोक दिया है ना। गवर्नमेंट फॉर्मेशन में भी मैनिपुलेटिव हो गया है गवर्नर, डिफेक्शन लॉ पे भी, है ना, जैसे स्पीकर के पावर को भी गवर्नर और स्पीकर के बीच में जो डिबेट चल रहा था, लेजिस्लेटिव पावर के स्पीकर का या और गवर्नर का क्या है, उस पे अपने को लिखना है।
ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टाइटलर हेड की तरह, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह उसको डील, तो नॉमिनी होता है ऐसा, है ना, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही इज नॉमिनी। तो अलग अलग पावर दे रखे हैं हम लोग। तो फिर लेकिन वही था कि जैसे मिसयूज है ना, कैसे वायलेट कर रहे थे, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया उत्तराखंड और अरुणाचल का बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर बिल एंड एसेंट में तमिलनाडु गवर्नमेंट के कई सारे बिल को रोक रखा है, केरला के बिल को रोक रखा है, पंजाब में भी सिमिलर कहानी है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट डिफेक्शन, अब क्या होगा, जैसे महाराष्ट्र का एक बेस ना, सुप्रीम कोर्ट आल्सो मेंशन इट कि रोल ऑफ गवर्नर वाज क्वेश्चन ना, तो वो जजमेंट का व्यू पॉइंट एक ऑब्जर्वेशन ला सकते हैं आंसर में। ठीक, जनरल कंडक्ट है, इंटरफेरेंस होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग में, या सीएम और गवर्नर के बीच में, जैसे तमिलनाडु वेस्ट बंगाल का एग्जांपल, सीएम और गवर्नर के बीच में प्रॉब्लम हो रहा था, तो डिले करना, तो दैट इज नॉट, यू नो, दैट इज अगेन वायलेटिव ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लेकर आ रहा है, उसको तो आपको लागू करने देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। तो फेडरल चैलेंजेस, और इसके कारण क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, देयर स्टेट पार्टीज, दे आर अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, है ना, अनइलेक्टेड होता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो अंडरमाइन करता है, दैट इज हाउ यू हैव टू ब्रिंग आउट। तो लेकिन वो है कि एक उसका एक काउंटर व्यू का होगा, दो ऑल्दो अनइलेक्टेड होता है, लेकिन ये गलत होगा कि हम उसको, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, वो रिजर्व करता है, मतलब क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर भी काम करता है, ऐसा नहीं है, अलग अलग रिपोर्ट्स भेजना, यूनिटी स्टेबिलिटी या नेशन इंटीग्रेशन, ये सब के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट एक्ट एज ए ब्रिज एक्ट, है ना। तो वही है कि हमको ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स है ना, उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नर का रोल तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, कुछ सरकारी या पूंजी कमीशन का रिकमेंडेशन हाईलाइट कर सकते हैं उसमें। सिग्निफिकेंट लेगेसी ऑफ मुगल रूल इन, है ना, इन इंडिया इज वेल ऑर्गेनाइज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वही मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था, कि कैसे, है ना, मुगल में तो एब्सोल्यूट पावर था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, सूबा सरकार, परगना और विलेज में बांट रखा है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें तो क्या देखा कि अलग अलग ना, सूबा सरकार और परगना में क्या क्या सिस्टम बना रखा था, है ना। तो अबुल फजल, ये सब ने बुक में भी मेंशन किया था कैसा सिस्टम, वन थर्ड प्रोड्यूस लेगा। तो अब इसमें जो प्रोविंशियल लेवल पे क्या था, है ना, स्टेट लेवल पे क्या था, सिस्टम क्या क्या फॉलो किया। तो देखो ये मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न जो पढ़ते हैं ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हमें पढ़ना होता है, कल्चर प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि टर्म्स आ जाते हैं, तो वो टर्म्स है ना यहाँ पे भी काम आ रहा है। तो वंस यू रीड द मेडिवल हिस्ट्री, प्लीज कीप ट्रैक ऑन द वेरियस इनिशिएटिव्स, है ना, या जो अलग अलग टर्म्स होते हैं ना, कि मेजर करने के लिए क्या था, रेवेन्यू सिस्टम क्या था, या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन कौन था, है ना। तो उसी को, क्योंकि वो फर्दर कैरीड ऑन हो गया, जितने भी है ना, कॉन्गो, है ना, पटवारी, ये सब अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग देखते हैं कि लेगेसी मेंटेन्ड है। वो लेगेसी से हमें कंक्लूड करना है, दैट इज बीइंग फर्दर मॉडिफाइड, और ब्रिटिश ने भी उसी को यूज किया था। ये प्रॉपरली फ्रेम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है, कि कैसे ये, मतलब आखिर देखो इसका स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। आर्टिकल 312 के अंदर बोलता है कि हाँ, ऑल इंडिया सर्विस अपन प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना। 249 के अंदर अगर राज्यसभा बिल पास कर दे, तो वो भी, है ना, फेडरल मैटर पे अपन बिल बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्यों जरूरत है, कैसे ये डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता है। तो बट प्रॉब्लम इज वी नीड ए प्रॉपर डिजाइन, वी नीड टू हैव द प्रॉपर डिजाइन। तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल फैक्ट्स आना चाहिए कि 4 करोड़ 5 करोड़ अभी पेंडिंग है, क्वालिटी ऑफ जजेज अपॉइंटेड, है ना, टू द लोकल जुडिशरी इज वेरी पुअर, वैकेंसी, है ना, काफी वैकेंसी बहुत ज्यादा है। और उसके बाद क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज और प्रोसीजरल इश्यूज, ये सब तो है ही सबऑर्डिनेट जुडिशियल लेवल पे। तो अब ये पहली बार लॉ कमीशन ने रिपोर्ट में मेंशन किया कि जुडिशियल रिफॉर्म के अंदर ये ऑल इंडिया सर्विस का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी तक कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पाया, तो रीजन क्या है, कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट में, दोनों आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, है ना, अपॉइंटमेंट प्रोसेस और उस पर रेगुलेशन कैसे होगा, कंट्रोल कैसे होगा, तो उसके कारण और वे फॉरवर्ड क्या है कि हाँ, यस इट हैज पोटेंशियल, दैट मीन्स ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हैज पोटेंशियल टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेट जुडिशरी, है ना, तो वो अपन लिख सकते हैं। उसके बाद है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, नोडल एजेंसीज, है ना, आई और ईयर की तरह काम करता है, ठीक, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है। तो कुछ कुछ एग्जांपल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का तो बजटिंग में तो अभी चल रहा है ना बजट, इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, इतने सारे मिनिस्टर इन्वॉल्व है ना। तो वो अपन के सेक्रेटरिएट में के, मतलब बेसिक कंटेंट वो आना चाहिए कि जो हम लोग सेक्रेटरिएट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हायरार्की क्या है, पोजीशन कैसे होते हैं, एंड देन तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन वाला दिखाना है एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन का कुछ एग्जांपल दिखा दिए, कुछ इनिशिएटिव जैसे प्रगति इनिशिएटिव है, गति शक्ति मिशन कर्मयोगी, है ना।
बजट मेकिंग प्रोसेस है, उसमें भी किस प्रकार कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। अगर आपस में डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन ये सब नहीं होगा तो क्या होगा, वो ओवरऑल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आजकल लेकिन रिफॉर्म, कुछ कुछ रिफॉर्म की जरूरत है, कि एफिशिएंसी अभी भी नहीं आया, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है, कल्चर है, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। तो क्या रिफॉर्म लाना है, तो है ना, मिनिमम गवर्नमेंट वाला, लेटरल एंट्री, ई गवर्नेंस, है ना, मर्जर रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस है। ठीक। तो इससे रिलेटेड कुछ, जैसे कुछ सजेशंस दिया गया था कि क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, वो हमको मिल सकता। तो ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड, हाँ कुछ पूछ रहे हैं। सर ये जेंट्रिफिकेशन क्या है? क्या? जेंट्रिफिकेशन लिखा हुआ है। किसमें? वो क्लियर नहीं, एक और फिर से बताना क्या। ये यहाँ लिखा है ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम अच्छा, उस गवर्नेंस। रिफॉर्म में। हाँ जी। अच्छा, जेंट्रिफिकेशन, ये तो टेक्निकल टर्म हो गया है ना, फर्स्ट टाइम। मर्जर्स रिस्ट्रक्चरिंग तो समझ आ गया। चलो इसको ना देखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अगर क्या है, मैं अवॉइड करूंगा ना, कॉमन टर्म नहीं है तो ओके। इवेलुएटर को भी समझ नहीं आएगा, इट इज बेटर। कई बार क्या होता है ना, कोई बार जो आंसर बनाते हैं मॉडल आंसर, तो कई बार एक लाइन में बहुत सारा चीज लिखा होता है ना, हम उसको ध्यान नहीं देते और कॉपी पेस्ट भी कर देते हैं कई बार। तो ये जेंटिफिकेशन ऐसा कभी पॉपुलर पवेट में तो आए नहीं, है ना, सिलेबस यस। के किसी पार्ट में आए नहीं। अब ये कोई और टर्म होगा या मिक्सिंग ऑफ टू, है ना, टर्म्स है, ये सब हो सकता है। ओके सर। ठीक है, फोर प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, डेली है ना, डीलेयरिंग है, डेलीगेशन है, जो कॉमन हमेशा आंसर ना ऐसा होना चाहिए, जो मतलब कॉमन टर्मिनोलॉजी काफी पॉपुलर है। अगर मान लो सर कॉम्प्लिकेटेड कर दो। हाँ हाँ सर आई प्लीज। गूगल्ड द टर्म जेंट्रिफिकेशन मतलब जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है मिडिल क्लास हाँ 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 वगैरह वेल्दी बनने के लिए, तो फिर दे इम्प्रूव देयर मिडिल, वो हाउसिंग हो गया या बाय वेल्थ अपना स्टेटस इम्प्रूव करना हाँ, होता वो है तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जेंट्रिफाई। होता है ना, हाँ बस वही सोशल उसी से स्ट्रेटिफिकेशन। related है। बस इसमें ये है कि जो ऑलरेडी है उसको रेनोवेट कर रहे हैं हम अपने, जैसे हाउसिंग हो गया इस टाइप से, ये हाँ सब तो चीजों, ये तो ये बिजनेस हो गया, अपने हाँ होम्स हो गए, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसको अवॉइड कर सकते हैं, है ना, जेंटिफिकेशन को अवॉइड कर, क्योंकि है ना थोड़ा टर्म को। और सर आ, मेरा एक और डाउट था, हम्म, वो जो ऊपर गवर्नर वाला जो क्वेश्चन था ना, हाँ हाँ टू गवर्नर अनडेमोक्रेटिक वाला जो क्वेश्चन है, हाँ 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 उसमें सर ये भी बोल सकते हैं ना, जैसे डिफेंड करते हुए कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी लीड्स टू मोबोक्रेसी, तो हाँ। इस वजह से भी अपॉइंटमेंट जो है उसका सिलेक्टिव रखा है, नॉमिन मतलब मोबोक्रेसी मतलब भीड़ चाल ज्यादा हो जाएगी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लो अब गवर्निंग ये, बॉडी हाँ के तौर हाँ पे। कई स्टेट में ना सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, कई जगह इंसर्जेंसी है, ये है। तो कई बार देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट खुद ना अलाइन विद द सेपरेटिस्ट, है ना, या सिंपैथेटिक हो जाता है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करता है। इंडिया के से ना गवर्नर हैज वेरी मेजर रोल। अगर डीपोलिटिसाइज कर दिया जाए, द गवर्नर हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे तो इतने सारे फ्रॉड या मिसयूज ऑफ पावर या तो अपीजमेंट सर पॉलिटिक्स। सर के है ना, मतलब इस टर्म को भी इस तरह से यूज करा जा सकता है ना, डिफेंड करते हुए ये पॉइंट बोला जा सकता है ना, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी लीड्स टू नहीं, मोबोक्रेसी। नॉर्मली टू मच ऑफ डेमोक्रेसी टर्म जो है ना सिविल सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ये सबको इतना फ्रीडम दे दो, इतना सारा डिबेट डिस्कशन हो, हर चीज में काउंटर हो, है ना, तो जी वो जी। टू मच डेमोक्रेसी, मीडिया में टू मच फ्रीडम हो, कुछ भी बोल दे रहा है सरकार, तो दैट इज काइंड ऑफ टू मच डेमोक्रेसी। जो ये अपना जो है ना, एडवाइस कौन है, पीएम का जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, इसने टर्म यूज किया था पुलिस ट्रेनिंग में जब भाषण दे रहा था उस समय भी, कि है ना हाउ दे आर एक्टिंग एज ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, है ना, वो हम लोग को एक न्यू वॉरफेयर की तरह यूज किया जाता है, न्यू फ्रंट की तरह यूज किया जा रहा है सर ना, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट वाज, यस यस। सर ये फार्म लॉज में इसको बोल सकते हैं सर कि टू मच डेमोक्रेसी। अब वही, दैट वेरी गुड एग्जांपल, जो ऐसा नहीं फॉर्म लॉ में अगर लॉजिकली देखा जाए तो वेरी गुड इनिशिएटिव्स वर देयर। अब वो ऐसा नहीं कि पूरा लॉ खराब है ना, तो वहां पे हम्म। वो दैट इज आल्सो गुड एग्जांपल, फार्म लॉ या कुदन कुलम प्रोजेक्ट बाद में तो एक्सपोज हो गया ना, वो भी काफी दिन तक डिले हुआ, जब एपीजे इंटरफेयर किया कि बताया नहीं ऐसा नहीं है, ये अच्छा है, तब जाके बाद में ग्रीन पीस और ये सब एनजीओ का रोल देखा गया।
या जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी इतना डिले हुआ, बाद में जब है ना उसके इलेक्ट्रिसिटी ये सब में, तो कुछ पॉजिटिव था, रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट कॉन्सर्न्स बिल्कुल जेन्युइन था। लेकिन वो डैम के हाइट को बढ़ाना, सबमर जैसे सब, तो ओवरऑल बेनिफिट और प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं ना। तो इन्वायरमेंटल डिबेट स्पेशली ना उस पर अपन ला सकते हैं, या प्राइवेसी का डिबेट चल रहा है आजकल। तो टू मच प्राइवेसी, ऐसा नहीं प्राइवेसी के नाम पे कोई इनोवेशन ना ही हो, क्रिएटिविटी सेफ गार्ड्स होना चाहिए, लेकिन बट इट शुड नॉट बी दैट एवरीथिंग इज अपोज। तो इससे क्या होगा, इनडिसाइसिवनेस भी आएगा। गवर्नमेंट हमेशा कोई भी डिसीजन लेने से अब मतलब कतराता है। तो 2000 दे है ना एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल, फार्मर के वाला भी अच्छा एग्जांपल है। ठीक है ना। ओके सर। हाँ इस पे थे ना। ठीक। तो growing dissatisfaction regarding the functioning of executive and legislature and their ability to deliver effective governance has given right to judicial activism। तो सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म आया क्यों, है ना। तो ये उसी रीजन को सिंपल लाइन में समझा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है उसके प्रति लोगों को क्या है कि, है ना, हम लोग क्या बोलते थे, गवर्नमेंट इनफेक्टिव, पैरालिसिस है, इंडिसाइसिव है ना, लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये जुडिशरी क्या किया, तो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, है ना, मेकिंग द गवर्नमेंट वर्क, मेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी मोर सक्सेसफुल। तो डिलीवर करने में कई बार लेजिस्लेटिव वैक्यूम है या इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव इनफेक्टिव है, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म आ रहा है ना। जस्टिस दिलान, सोशल जस्टिस के लिए, इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए, तो वहां पे जुडिशरी एक्टिव हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमको एक तो रीजन बता दिया, तो इसमें है ना अपन को कुछ इंसिडेंट और केस स्टडी डालना है। क्रिटिकल एग्जामिन मतलब कि इट कैन बी टेम्पोररी सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। वही कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म कब आया था, वेस्ट में आया था, इंडिया में भी इसको लाया गया। तो जब ये फेल करता है, एग्जीक्यूटिव फेल करता है, लेजिस्लेचर फेल करता है, तो इन दैट केस जुडिशरी कम्स इनटू प्ले। वो क्या करता है, फर्स्ट प्लेस, जैसे मान लो लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, उसको विशाखा गाइडलाइन का बेस्ट एग्जांपल है। कोविड-19 के टाइम भी देखे कई सारे है ना, गवर्नमेंट इंडिसाइसिव था, डिस्क्रिशनरी पॉलिसी जो उसको चैलेंज करके कोर्ट उसको बोलता था नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बनाओ। पुलिस रिफॉर्म में भी प्रकाश सिंह का केस वेरी इंपॉर्टेंट, विशाखा गाइडलाइन लेजिस्लेटिव वैक्यूम के लिए। तो दीज आर इंस्टेंसेस, वो क्या दिखाता है कि हाँ यहाँ पे जुडिशियरी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये सर हार्वर्ड, हाँ हाँ please। सर अभी ये जो केरला और तमिलनाडु के गवर्नर को बोला है हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने कि डोंट सिट ऑन बिल, ये भी एग्जांपल हो सकता है सर इसका। हाँ दैट वो वही तो बोले, वो जो रिसेंट तमिलनाडु का है, केरला का है, पंजाब का है, ये एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे गवर्नर का रोल, और इवन महाराष्ट्र में भी अभी जो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग हुआ था उसमें ऑब्जर्वेशंस थे, तो दैट वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ गवर्नर्स रोल। इवन उससे पहले अगर जाओ तो उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में, वहां भी गवर्नर का रोल कंट्रोवर्शियल रहा है। तो अभी दो आर द एग्जाम्पल। स्पीकर को भी गाइडलाइन दी है सर वो हाँ, कि और क्वेश्चन पॉसिबिलिटी अगर है, जैसे मान लो स्पीकर पे भी गाइडलाइंस दिया, स्पीकर का रोल भी हर जगह कंट्रोवर्शियल रहा है। कई बार असेंबली, मान लो कि अब पंजाब में बजट सेशन को इनवैलिड कर दिया कि इलीगल सेशन था, हमसे परमिशन या लिया। तो ऐसा तो होता नहीं है ना, यू कैन नॉट, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर का एग्जांपल देखो, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्सेस जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है ना, बैलेंस ऑफ पावर भी टिल्ट हो रहा है। उससे ना ओवरऑल सिस्टमिक बैलेंस बिगड़ रहा है ना। तो है ना, दो एग्जांपल शुड बी कोटेड, है ना। तो इसलिए करंट अफेयर्स जो है ना, ये सेक्शन जो है पॉलिटी में भी काम आएगा, मल्टीपल यूज है, पॉलिटी जीएस टू अपने आप स्ट्रॉन्ग हो रहा है और पॉवेट भी हो जाएगा। इसलिए वो सारे एग्जांपल्स लिखना जरूरी है। जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो पॉवेट से रिलेटेड है, या जो कमिटी कमीशन का रिकमेंडेशन होता है ना, उसको भी कोट करना है। डाटा, पीआरएस का डाटा यूज करते हैं हमेशा, या जो भी एडीआर का डाटा है, पीआरएस का डाटा है, वो सब एग्जाम्पल में कोट करना है। ठीक है। तो जुडिशरी को मतलब ये दिखा, जैसे मान लो ड्यू प्रोसेस लॉ, मेनका गांधी इंपॉर्टेंट जजमेंट, पहली बार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाया गया। फिर एसआर बार में ये सब क्या, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, मतलब काफी हद तक है, लेकिन क्या यहाँ पे और भी देख रहे हैं पीएल की तरह मिसयूज हो रहा है। तो अब काउंटर भी थोड़ा करना है कि जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए, या जुडिशियल टेररिज्म जैसा टर्म आ गया था कि भाई ये जुडिशियल टेररिज्म की तरह, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये सब आता नहीं है, तो जुडिशरी को रिस्ट्रेन लाना पड़ेगा, है ना, ओवर स्टेप नहीं करना पड़ेगा, लाइन ऑफ सेपरेशन को वायलेट नहीं करना चाहिए। तो दैट इज द वे यू कैन कंक्लूड, एंड एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लेजिस्लेचर विल हैव टू इम्प्रूव देयर फंक्शन, उस तरीके से लिखना है। फिजिकल फेडरलिज्म है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इन द फिजिकल फेडरलिज्म इज सर एसेंशियल कंडीशन। हाँ हाँ। सर ये जुडिशियल ओवररीच के एग्जांपल क्या होंगे सर? जैसे मान लो अभी ये जो है ना हाईवे पे ने बैन कर दिया था लिकर, यस सर।
ये तो एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा, यू आर गिविंग द ऑर्डर, तो दैट इज नॉट ना। और उसके बाद जैसे मान लो हाँ मतलब वो हाईवे वाला एग्जांपल अच्छा है, लीकर पे जो बैन किया था ना, तो अभी दैट सर इज। शायद इस पे, अभी इसी बार इस पे क्वेश्चन भी आया था सर मेंस में, हम्म। जुडिशियल एक्टिविज्म पे। हाँ जुडिशरी का तो हमेशा ये ना टॉपिक रहता ही है। दूसरा क्या है ना, जुडिशरी हर चीज में इट इज नॉट पॉसिबल। जुडिशरी में क्या कंसल्टेशन होता है, क्या कोई भी लॉ बनता है तो उसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस इज वेरी एक्सटेंसिव प्रोसेस, लॉट ऑफ डिबेट डिस्कशन एवरीथिंग शुड बी डन, देन ओनली लॉ शुड बी मेड, है ना। तो वो तो अगर मान लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तो फेवरेबल जजमेंट दे दिया, दैट इज गुड एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। लेकिन मान लो कि अब जो है एक जगह लोकपाल का अपॉइंटमेंट, लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट खुद जुडिशरी कर रहा है। मान लो यूपी का एक जजमेंट था, यूपी का जब मुझे है ना सपा गवर्नमेंट थी, एसपी की गवर्नमेंट थी, उस समय क्या लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट जुडिशरी कर रहा है। इज इट द वर्क ऑफ जुडिशरी, इट शुड फैसिलिटेट, है ना। एक बार और क्रिटिसिज्म हुआ था लोधा का, जो अपना बीसीसीआई के लिए ना लोधा कमेटी बना था, उसका भी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो मतलब वो है कि जहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ना, इट शुड इनेबल और फैसिलिटेट द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव टू रिफॉर्म और मेक रिलेटेड चेंजेस। अभी जुडिशियल रिस्ट्रेंट का भी एग्जांपल क्या है, जब भी है ना जैसे मान लो ऑर्डिनेंस पास हो गया, मैटर गया, तो जुडिशरी क्या बोलता है, गो टू द हाई कोर्ट, या है ना मतलब अननेसेसरी जुडिशरी क्या कर रहा है, उसको स्ट्रक डाउन भी नहीं कर रहा है। तो वो सर एक ये रिस्ट। हाँ जुडिशियल रिस्ट्रेन का तो आज ही एग्जांपल आया सर, वो ये इलेक्शन कमीशन का जो अभी बिल पास उसको हुआ। स्टे नहीं किया, हाँ उसको स्टे यस। नहीं किया। यस। बोला कि चलो हम पूछते हैं, गवर्नमेंट से पूछते हैं कि क्या है, क्यों लाया है ऐसा, है ना, यस सर। नोटिस। तो दैट इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। अदरवाइज इमोशनल होता ना, मान लो इट इज कॉमन सेंस कि भाई ठीक है ये तो गलत हुआ, हमारे जजमेंट को ही खत्म करते हैं, है ना। तो यस जुडिशियल तो वहां पे दैट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। सर ये जो लोधा कमेटी वाला बोला आपने, ये मैच फिक्सिंग वाला ही है ना, कि हाँ हाँ अलग से बिल्कुल। एड्रेस करने के लिए करप्शन को, उसके लिए लोधा पैनल बिठाने के लिए बोल वो भी दिया। था, और प्लस में बीसीसीआई का जो है ना पूरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के हम्म। लिए किया था वो। पूरा उस समय क्या हुआ, बीसीसीआई यस सर। पॉलिटिसाइजेशन हो रहा था टू मच, तो उसके लिए किया था। और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इन द फिस्कल फेडरलिज्म इज एसेंशियल। अब ये जो फिस्कल फेडरलिज्म है ना, इज एसेंशियल कंडीशन फॉर सक्सेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पूरे इंडिया को क्या एक सिंगल मार्केट बनाना है ना। तो सिंगल मार्केट बनाने के लिए आपको तो मतलब एक जैसे मान लो फॉर जीएसटी क्यों लाए, जीएसटी लाने से क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर ये सब इन्वेस्टमेंट ये सब बढ़ रहा है कि भाई कॉमन मार्केट हो गया, जितने भी छोटे छोटे ऑब्स्टेकल थे वो दूर हो रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टैक्सेशन स्ट्रक्चर वो सब खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीएसटी में मतलब एक काइंड ऑफ एक यूनिटरी फीचर्स तो आ रहा है ना। और हमारे पास ऑलरेडी है ना, वी आर मूविंग टुवर्ड मोर फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। तो हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं, फिजिकल फेडरलिज्म की ओर, ठीक है। तो अभी मतलब ये बता रहा है कि है ना, जीएसटी का जो है ना, जीएसटी में भी जो वोटिंग राइट्स है ना, वो किसके फेवर में है। सर ने भी जैसे बताया ना डिटेल में कि सेंटर के फेवर में, यूनियन गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगा तब तक उसका जीएसटी में, तो वही प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है। जीएसटी काउंसिल का जो वर्किंग है ना, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनियन का प्राइमेसी है, उस चीज को हाईलाइट करना है, फिजिकल सुपरमेसी किसका है ना। तो अब जब यूनियन गवर्नमेंट का मेंटेन करना जरूरी, तो वही दिखाना चाह रहा है कि वर्किंग ऑफ जीएसटी प्रॉब्लम क्या है, फिजिकल डेवल्यूशन, और ये लिमिटेशन है उसके भी। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जैसे अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिसोर्स जो आ रहा है वो सेंटर के पास है, डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो अब वहां पे तो फेडरलिज्म जो है डिसेंट्रलाइज फेडरलिज्म, क्योंकि जो टैक्स स्ट्रक्चर है अपना देश का, मार्केट में कॉमन मार्केट बनाना ही बनाना है, तो उसके लिए तो अपने को सेंट्रलाइजेशन भी तो करना जरूरी है। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी होगा, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा, लेकिन सेंटर मतलब रोल अपर हैंड किसको दिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है, कि उसको एक्सेप्ट स्टेट ने भी एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो वो ये बताना चाह रहा है। बाकी स्टेट एग्जीक्यूटिव हैज रिमेंड नो हैज रिमेंड चीफ, जैसे प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसी तरह चीफ मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये बताना है कि रेदर देन डेमोक्रेटिक पॉलिटी, क्योंकि वहां पे सर। भी सेम। हाँ यस सर। सर पर जो जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग तो नहीं होता सर? हाँ अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन के बाद हो गया ना कि ऑप्शनल यस है। सर। और अब जैसे लेकिन उसमें भी है ना टेक्निकलिटीज है, जैसे स्टेट लिस्ट मैटर है ना, उस पे है ना बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन यूनियन लिस्ट वाले मैटर पे अगर आ गया तो मतलब अभी क्लैरिटी नहीं है इस पे ना, एम्बिग्युइटी है कि क्या ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया, क्या स्टेट लिस्ट वाले मैटर पे बाइंडिंग नहीं है कि है ना एडवाइजरी है,
यूनियन लिस्ट मैटर में क्या करेंगे, कंकरेंट लिस्ट वाले में क्या करेंगे। तो है ना, क्लैरिटी नहीं आया अभी, हमको लगता है कि इस पे और फर्दर ना इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड। सर वैसे ये तो अच्छा ही है सर कि जैसे ना स्टेट अकेले और ना ही सेंटर अकेले पास कर सकता है, दोनों का कंसेंसस चाहिएगा। जरूरी है, हाँ, वो इसलिए तो बोलता है ना, वो क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी उसी लाइन में है जो तुम सोच रहे हो ना, इन दैट फेवर ओनली सेंट्रलाइजिंग होना जरूरी है ना। सक्सेस यस। तभी तो होगा जीएसटी, अदरवाइज जीएसटी सक्सेसफुल नहीं होगा, ये कहना चाहता है। यानी यूनियन अगर हाथ खड़ा कर दिया ना, हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो कुछ होगा नहीं, जीएसटी फेलियर कर जाएगा, कंप्लीट फेलियर हो जाएगा, है ना। यस सर। वही है स्टडी। अब सेंटर जैसे है ना, यूनियन गवर्नमेंट का तो हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं कि प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके पॉजिटिव्स निगेटिव सब पता है। अब वही सेम क्वेश्चन को रेप्लिकेट कर दिया स्टेट लेवल पे, क्योंकि स्टेट करिश्मेटिक लीडर्स आ गए, हर स्टेट का कोई ना कोई एकदम सीएम सेंट्रिक यानी पर्सनैलिटी सेंट्रिक पॉलिटी हो रहा है हर स्टेट में भी। वहां भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी क्या अंडरमाइन हो रहा है, या इस तरह का क्वेश्चन है, कमेंट करना है क्यों हो रहा है, क्या रीजन है ना, और इससे क्या पॉजिटिव और निगेटिव, वही हाईलाइट करना है। तो हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट किए, सीएम डोमिनेंट होता है ना, इंपॉर्टेंट डिसीजन सीएम लेगा। लेकिन आजकल क्या होगा, रीजनल पार्टी में है ना, इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, रीजनल फिगर होता है, करिश्मेटिक फिगर आ गया, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है स्टेट लेवल पे, और तो ये लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी भी काफी कमजोर है, तो क्या होगा, सीएम पावरफुल हो जाता है। यूपी बंगाल ये सब का एग्जाम्पल दे दिया। तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज है ना, बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। तो पॉलिटिक्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर, बस वही कॉन्टेक्स्ट आ गया है ना, राहुल गांधी और इस सब का जो, या लक्षद्वीप का जो एमपी था उसको वो किया गया। तो अब लेजिस्लेचर क्या होता है, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, इतने सारे लाखों लोग का रिप्रेजेंटेटिव। आर यू सप्रेसिंग द वॉइस ऑफ दो, है ना, तो रिप्रेजेंटेटिव में तो ये प्रॉब्लम है। अब ये क्या है कि डू यू हैव द इफेक्टिव मैकेनिज्म, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में तो प्रोविजन डाल दिया। थॉमस लिली का केस जो था उसमें बोला, ये जो 3 महीने का गैप होता है क्रिमिनल, अगर मान लो 2 साल से ज्यादा का अगर किसी को सजा मिल गया, तो ना उसके बाद क्या होता था, ये लोग हाईकोर्ट जाके स्टे ले लेता था, इससे डिस्क्वालीफाई नहीं होता था। लेकिन लिली थॉमस केस में बोला नहीं, ही विल बी इमीडिएटली disqualified and banned in the politics until unless he get the relief from the higher court, है ना। ऐसा नहीं, उसको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन ये सब कर दिया। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन लेजिस्लेचर क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ में भी है। तो यहाँ पे अपने को ये दिखाना है कि क्या प्रोविजन है, रिप्रेजेंटेशन पीपल में 6 साल का बैन हुआ, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो वो स्पेसिफिक सेक्शन लिख दिया, ब्राइबरी, रिप्रेजेंटेशन में कई सारे ऑफेंसेस मेंशन किया गया है, क्रिमिनल वाला है, वुमेन के खिलाफ है ना, सती और ये सब, टेररिज्म ये सब करना। तो वही जजमेंट लिली थॉमस का इंपॉर्टेंट हो गया कि इमीडिएटली वैकेंट करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो कुछ रिसेंट एग्जांपल है, एमएलए लेवल पे भी हो रहा है, एमपी लेवल पे भी हो रहा है। ठीक। तो अब वही है कि है ना, लेजिस्लेचर क्या एक्सपेक्टेड होता है कि भाई सच काइंड ऑफ विक्टिमाइजेशन है ना, तो अवॉइड, मतलब मिसयूज नहीं होना चाहिए। जुडिशरी डिस्क्वालिफिकेशन ये सब के लिए अभी क्या लॉ नहीं बना हुआ है, कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस नहीं है, तो दो आर चैलेंजेस। अब मान लो ये जो एथिक्स कमेटी ने रिकमेंड कर दिया कि ये जो वेस्ट बंगाल का टीएमसी का जो एमपी उसको हटा दो, तो उसको वोटिंग करके हटा दिया। तो बट देयर आर आल्सो ग्रीवेंस रिलेटेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, स्पीकर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉन पार्टीशन होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ में भी अभी महाराष्ट्र का जो देखे केस, उसमें भी तो प्रॉब्लम हाईलाइट हो रहा है। ठीक, तो डज द जुडिशरी मेक लॉस, है ना, ये हमने डिस्कस किया, कैसे बनाता है, क्यों बनाता है ना, जुडिशियल टू इंटरप्रेट द लॉ। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, लीगल मतलब लॉ जैसे बना है ना, उसका जो लेटर एंड स्पिरिट दोनों को वो इंटरप्रेट कर रहा है। इसलिए क्या होगा कि जब लेटर स्पिरिट वाले पार्ट में चला जाता है, तो दैट बिकम काइंड ऑफ लेजिस्लेचर, है ना, या जुडिशियल एक्टिविज्म भी उसको कर सकते हैं, जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी बोलते हैं। तो वही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल सिस्टम का काम क्या होता है ना, तो इसमें इंटरप्रेट करेगा जो लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को। तो जैसे आर्टिकल 21 का जो हम लोग देखा ना, कि पहले प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ था, अब बाद में जाकर मेनका गांधी के बाद क्या हो गया, ये सबस्टेंसिव यानी ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया, यानी विद इन उसके अंदर भी जाएगा। फिर देखो आप पुट्टस्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को बोल दिया, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट है ना, फंडामेंटल राइट, तो अब उसको हाईलाइट नहीं कर सकते। फिर एनजेसी एक्ट में भी कि अब ये जो इंटरप्रिटेशन है कि भाई प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेगा, तो कोलेजियम का जो जजमेंट था, पहला जजमेंट, दूसरा केस, तीसरा केस, उसमें भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे लॉ ही तो बना रहा है ना सुप्रीम कोर्ट। दैट इज अगेन वेरी गुड एग्जांपल। विशाखा गाइडलाइन में भी जुडिशियल वैक्यूम था, उसको है ना लॉ बना दिया, उसका गाइडलाइन से लॉ बन गया। ठीक, तो वही है, जैसे इलेक्शन कमीशन का भी रिसेंट एग्जांपल, दैट आल्सो एक्ट लाइक लॉ। या दिल्ली गेट केस में जो जजमेंट था, दैट वाज आल्सो लाइक ए
लॉ ओनली। तो वही है कि अलग अलग एग्जाम्पल, जितना ज्यादा एग्जाम्पल लिखोगे उतना बढ़िया है। यूनियन गवर्नमेंट डेवलप्स एंड प्रैक्टिसेस स्ट्रेटजी टू एडमिनिस्टर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज बाय सारी। अब क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, अपोजिशन रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट में तो थोड़ा है ना लोकल पीपल का डायरेक्ट करना होता है। तो नाउ यूनियन गवर्नमेंट इज बायपासिंग द स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द लोकल गवर्नमेंट। कई सारे इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा है कि डायरेक्टली क्या कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे डील कर रहा है। तो वही क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये जो यूनियन गवर्नमेंट डेवलप प्रैक्टिसेस स्ट्रेटजी टू एडमिनिस्टर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ existing local government services by sidelining the local initiative and discretion। तो लोकल इनिशिएटिव एंड डिस्क्रिशन वो स्टेट गवर्नमेंट के रेफरेंस में, या फिर जो लोकल बॉडी का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मान लो फाइनेंस कमीशन कंडीशन लगा दिया, परफॉर्मेंस है ना, ग्रांट्स दे दिया, तो उसमें भी है ना कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का एड कंडीशनैलिटी की तरह हो गया कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, है ना। तो जो हम चेंज कर जैसे मान लो नरेगा डीबीटी के साथ लिंक करना चाहिए, तो सेंट्रलाइज हो गया ना, रिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। और फिर ग्राम पंचायती जीडीपी ये सब, तो वही प्लान व्लान कहाँ सबमिट करना है, ग्रांट्स लेना है तो आपको परफॉर्मेंस ग्रांट मिलेगा, है ना, तो सेंटर को सबमिट करना पड़ेगा। यूनियन गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का पावर को ना वो कर रहा है, वो अंडरमाइन कर रहा है, उसको बाईपास कर रहा है। तो दैट इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव है ना, डायरेक्टली फंड वन एक्सेस। हाँ हाँ प्लीज। सर इसमें ये वाला पॉइंट भी लिखा जा सकता है ना कि since 1947 we are seeing there is more of centralization rather than decentralization, as we see there are increase in number of items in the सेंट्रल central स्कीम्स। list. हाँ More of the items have been shifted to central union list हाँ, एक तो वो भी डाल सकते हैं, दूसरा जो and concurrent list also. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है ना, ये इतना बढ़ना, लोकल Yes. मैटर पे भी है ना सेंटर का अधिक अननेसेसरी है ना वो ज्यादा पॉलिसी। तो एग्जामिन करना है ना दोनों चीज, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है ना, कुछ अच्छा भी, क्योंकि लोकल लेवल पे अब कुछ स्टेट है जैसे मान लो केरला, तमिलनाडु, तो यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होना चाहिए, वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग का कंक्लूसिव ओपिनियन होना चाहिए कि वन साइज फिट ऑल इज नॉट गुड, है ना, क्योंकि डिफरेंट लोकल कंडीशन है, ये है तो आपको लोकल इनोवेशन क्रिएटिविटी को प्रमोट करना है ना, फैसिलिटेट करना है, बट यू शुड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी, अब उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी छोड़ दिया ना तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। सर इसमें वे हेड में फिर इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी लिखा जा सकता है क्या? एब्सोल्युटली, सब वो तो एकदम मस्ट है, वो लिखना ही चाहिए, है ना। हाँ, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी अंडरमाइन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, कोई भी जी जी। काम करो, दैट शुड नॉट बी टेकन। दैट इंडिया हैज प्रैक्टिकली फंक्शनड एज ए यूनिटरी स्टेट through though the union and state have tried to function formally and legally as a federation। यही है फेडरलिज्म का जो डिबेट है ना, इवोल्यूशन सिंस इंडिया, इवोल्यूशन से लेकर अब तक का क्या फेज रहा वो सब लिखना है ना। तो इसमें अलग जैसे स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन, जो अभी आपने एग्जांपल बता रहे थे, तो दैट एग्जांपल कैन बी कोटेड। फिर उसके बाद हम लोग जीएसटी का एग्जांपल है, कैसे है ना, ये अच्छा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है। फेजेज में बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कॉन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। आजकल कोऑपरेटिव बट कॉम्बेटिव फेडरलिज्म चल रहा है। तो इसमें फेडरलिज्म में मेन इशू क्या था ना, एक तो आर्टिकल 350 प्रेसिडेंट रूल का, दूसरा जो सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज होता है ना, वो क्वेश्चन आता है। फॉर्मल इन नेचर है, मतलब ऑन पेपर तो हर कुछ फेडरेशन हम लोग क्या दिखा रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये है, लेकिन इन प्रैक्टिस क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट रूल है, मिसयूज ऑफ पावर है ना, सब्जेक्ट का ट्रांसफर, दीज आर यूनिटी फीचर। हाँ प्लीज। सर ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्या होगा सर? बार्गेनिंग क्या होता है ना, जैसे मान लो हर स्टेट क्या करे, जैसे फाइनेंस कमीशन से इतना हमको इतना पैसा दो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो, है ना। और दूसरा क्या होगा कि पावर का बार्गेनिंग, जैसे मान लो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है, या मन्नार कमेटी ने रिकमेंड किया गवर्नर को हटा दो, एबोलिश कर दो, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब क्या करो कि मतलब हमको स्टेट सिविल सर्विसेज को ज्यादा है ना प्रमोट करो। तो मतलब वहां पे पहली बार क्या होता, जब आजादी मिली ना, सिंगल पार्टी, कांग्रेस पार्टी स्टेट में भी था और सेंटर में भी था, तो आपस में क्या होता, उसको जो सेंटर डिसाइड कर ले वही उसको इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन जब नॉन अपोजिशन पार्टी आ गया तो वो भी ऑटोनॉमी चाह रहा है, वो डिस्क्रिशन चाह रहा है, वो नॉन इंटरफेरेंस चाह रहा है ना। तो बार्गेन करेगा अपने पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए, है ना, गवर्नर को इंटरफेरेंस को रोकने के लिए ना, कमिटी कमीशन का रिकमेंडेशन ले आया वो लोग। तो बार्गेन कर रहा है, 90s तक क्या कर रहा है, बार्गेन कर रहा है, हमको पावर दो, हमको प्रिविलेज दो, आदि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स होना चाहिए, यही तो बार्गेन कर रहा है। 90s और 2010 के बीच में क्या देखा कॉन्फ्लिक्ट, क्यों, क्योंकि ना कोलिशन स्टेट पे भी था, सेंटर पे भी था। तो वहां पे क्या कि स्टेट गवर्नमेंट आल्सो है ना, कि जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है या साउथर्न स्टेट, उसके एग्जांपल्स कॉन्फ्लिक्टिंग,
या कुछ स्टेट्स जो है कि है ना सेंटर से, अब वेस्ट बंगाल का एग्जांपल है कि वो बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप सेंटर का साथ नहीं दे रहा है। तमिलनाडु का रोल जो है श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल बन रहा है। तो दोज आर कॉन्फ्लिक्टिंग एग्जांपल्स, है ना। और अभी तो सर कॉपरेटिव चल ही हाँ प्लीज। सर ये एक क्वेश्चन है सर, कि हम्म। फेडरलिज्म इन इंडिया इज इन रिसेंट years मूविंग फ्रॉम कोऑपरेटिव टू बार्गेनिंग फेडरल सिस्टम। हाँ तो वो देखो, अगर एक कॉन्टेक्स्ट तो फाइनेंस कमीशन आ गया, है ना, कि स्टेट क्या चाह रहा है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी स्टेट का रोल हो, डिवोल्यूशन ऑफ फंड अधिक होना चाहिए, है ना। तो और दूसरा क्या है कि एक और डिमांड होता है कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज ये सब खत्म करो। तो ये सब क्या कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रंट कर रहा है ना, गवर्नर के रोल को खत्म करो, गवर्नर एबोलिश कर दो। तो ये तो कॉन्फ्रंटेशनल हो गया ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि वही अपोजिशन जो सेंटर पार्टी है ना, यूनियन गवर्नमेंट मिसयूज करेगा सेंट्रल एजेंसी का। सीबीआई का मान लो जनरल कंसेंट हटा दिया, तो दैट इज आल्सो कॉन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म, है ना। ईडी सर सीबीआई। हाँ कंफ्लिक्टिंग नहीं कह रहा सर, ये कोऑपरेटिव टू बार्गेनिंग फेडरल सिस्टम ये एग्जामिन करना है सर, सही है या गलत है? हाँ, तो उसमें दोनों प्रीलिम्स लिखना है की कि कॉपरेट, स्टेटमेंट है। हाँ मतलब कॉपरेटिव, जैसे मान लो जीएसटी बेस्ट एग्जांपल है कॉपरेटिव का, है ना। यस जीएसटी सर। वो एक अच्छा एग्जांपल है। दूसरा फाइनेंस कमीशन को लेके स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बार्गेनिंग ही तो चल रहा है ना। बिहार मान लो बार्गेनिंग कर रहा है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट दे दे रहा है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ बार्गेनिंग फेडरलिज्म। या फिर जो साउदर्न स्टेट है, अब इस सेंटर के कई सारे पॉलिसीज या उसको, है ना, अब मान लो वेस्ट बंगाल ने कई सारे स्कीम्स को भी लागू नहीं किया, मान लो हेल्थ स्कीम है, आयुष्मान मिशन है, उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। या सेंटर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, मेरा स्कीम का जो नाम है पंजाब में कुछ और नाम रख दिया, तो सेंटर इज नॉट रिलीजिंग द फंड। तो वहां क्या आ रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग या बार्गेनिंग दिखा रहा है कि हमको फंड दो, लेकिन हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। तो कई बार जैसे वेस्ट बंगाल का सीएम ने बोला कि जो स्कीम होता है ना उसका नाम रखना चाहिए पीएम सीएम, है ना, उसके आगे जो नाम रखना है रखो। क्यों, क्योंकि ये ना 60% आप दे रहे हो, 40% हम दे रहे हैं। तो इस तरह से यस। हो रहा है ना, डिबेट बार्गेनिंग चल रहा है क्यों। तो वो सब एस्पेक्ट को दिखाना है, ठीक है। ओके सर। वही यूनिटी फीचर आजकल भी है ना, कहीं ना कहीं देखो अभी भी डिसेंट्रलाइजेशन या डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हो पाया है। फेडरलिज्म अभी भी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मीडिया प्लस में जो रीजनल पार्टी का राइज होना, अभी क्या सिंगल पार्टी डोमिनेंस फिर से आ रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, लोकल ऑटोनॉमी या लोकल एस्पिरेशंस को कर्टेल किया जा रहा है ना। तो वो एक चैलेंज है गवर्नर के कारण, मिसयूज ऑफ ईडी सीबीआई सब के कारण। जनरल कंसेंट ये सब विड्रॉ करना एक प्रॉब्लमेटिक है लॉन्ग टर्म में, सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है कि ये अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। देयर इज अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस कोलिजन बिटवीन ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो अब देखो इसमें वही है, डेमोक्रेटिक वैल्यू का तो इलेक्टेड होगा, जस्ट सोशल जस्टिस वेलफेयर, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट ये सब। ब्यूरोक्रेटिक वैल्यू प्रोफेशनलिज्म चाहिए, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, एफिशिएंसी फोकस है ना, सिलेक्शन होगा। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है ना, विच एडवर्सली अफेक्ट। तो ये कॉन्टिन्यूअस एंड ना कांस्टेंट कोलिजन हो रहा है किसके बीच में, ब्यूरोक्रेटिक वैल्यू और डेमोक्रेटिक वैल्यू। इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, डेवलपमेंट। तो ऐसा मतलब ये दिखाना है कि डू यू एग्री, मतलब क्या है इसमें, कुछ दोनों चीज दिखाना है। ऐसा नहीं कि हमेशा, है ना, कोलिजन। कई बार क्या होता है, मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर, ये सब में तो ब्यूरोक्रेसी रिजिड हो जाता है। या कई बार कोलेबोरेशन कोऑपरेटिव भी हो रहा है, कि प्राइम मिनिस्टर का आना, लीडरशिप का, अगर मान लो अच्छा लीडर आ गया तो ब्यूरोक्रेसी को भी एनर्जाइज कर रहा है। कोलिजन ऐसा नहीं कि हमेशा मतलब ये हमेशा कोलिजन है भी नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। कोलिजन हमेशा नहीं है, वो भी एक काउंटेबल पॉइंट है। दूसरा, कोलिजन क्यों जरूरत है, हमें यस मिनिस्टर लोग नहीं चाहिए, है ना। जैसे पटेल का स्टेटमेंट है, वो कोट कर सकते हैं। तो हमें रिमाइंड करना है, मतलब ब्यूरोक्रेसी का रोल भी इम्पोर्टेंट है ना। तो सिविल सर्वेंट का क्या देख रहे हैं, पॉलिसी लेवल एडवाइस करना है, तो यस मिनिस्टर नहीं चाहिए, है ना। सर और सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। हाँ, तो देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक तो ये एस्पेक्ट है कि मान लो कि देयर इज ए, ये सब भूल जाओ, है ना, देयर इज ए कोलिजन बिटवीन डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड ब्यूरोक्रेटिक वैल्यू। तो डू यू एग्री, देयर इज ए कोलिजन, है ना, दोनों वैल्यू का डिफरेंस है। क्योंकि एक ने मेरिट एफिशिएंसी ये सब पे प्रोफेशनलिज्म फोकस है, दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन है, सोशल जस्टिस है, पब्लिक इंटरेस्ट है ना, वहाँ वेलफेयरिज्म है, आउटकम इफेक्टिवनेस ये सब पे फोकस है। तो ये बता रहा है देयर इज ए कांस्टेंट कोलिजन बिटवीन दिस एंड इट एडवर्सली अफेक्ट द डेवलपमेंट। डू यू एग्री, that means you have to reframe in the form, do you think there is a collision between democratic and, bureaucratic value, and to what extent it affects the development.
ये क्वेश्चन का रहा है ओके ना। सर। उसको री इंटरप्रेट हमेशा ब्रेक डाउन करना है। जब भी क्वेश्चन लगे ना 2-3 पार्ट में आ रहा है तो उसको ब्रेक डाउन, यहाँ से एक अलग पार्ट हो जाएगा कि यस डू यू थिंक देयर इज ए कंटिन्यूअस collision between bureaucratic value and democratic value, and to what extent it affects the developmental process। वही क्वेश्चन रिफ्रेम के बाद। तो अब वही सिविल सर्वेंट का पॉलिसी लेवल डिवाइस तो यस मिनिस्टर नीचे, वो आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं। देन कई बार क्या होता है फाइनेंस सेक्रेटरी सबका ट्रांसफर हो गया, क्लैश होता है डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल वैल्यूज में, तो इसमें क्या होगा पॉलिसी मेकिंग डिले होगा, स्पेशली कोलिशन एरा के टाइम, है ना। तो उसमें हम लोग देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। सिविल सर्वेंट का अगर बार बार उसको कर देगा रिप्लेस करने से तो एक्सपर्टीज का लॉस होता है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है ना। तो इस पॉलिसी वैक्यूम, पॉलिसी पैरालिसिस से सब आ जाता है। तो कंटिन्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट ये सब इफेक्ट होता है वर्किंग, क्योंकि पुराना ब्यूरोक्रेट अच्छा काम किया उसको आप हटा दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा सुपरविजन में, इम्प्लीमेंटेशन ये सब में। तो डेवलपमेंटल इफेक्ट ऐसे आ जाता है ना। जैसे मान लो ऑपरेशन सुलेमानी है ना। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट कंसर्न में दे, है ना। तो इसमें बोला मिनिस्टर बोलता है कि है ना ब्यूरोक्रेट का काम तो जो हम बोलेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना है, तुम इनिशिएटिव क्यों ले रहा है ना। तो उसके प्रशांत नेहर के खिलाफ वहां पे भी तो ब्यूरोक्रेटिक जो एस्पिरिट होता है सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म है, उसके एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म आ गया, या जैसे संजीव चतुर्वेदी का एग्जांपल है, अशोक खेमका का है। तो दोज आर एग्जांपल्स दैट यू कैन कॉन्फ्लिक्ट दिखाना है कि पॉलिटिशियन से है ना पंगा चल रही रहा है, ठीक। तो क्या वो डिट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट है, या इट इज नॉट ऑलवेज डिट्रीमेंटल, समटाइम्स इट सपोर्ट्स रूल ऑफ लॉ, है ना। तो वो आपको हाईलाइट करना है। इंक्लूजन ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन सर टू टायर सिस्टम। हाँ हाँ सर ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के वही नेक्सस है। को एग्जामिन हाँ करने के लिए। हाँ, मतलब ये है कि कई बार देखो उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जो नेक्सस आ रहा है ना, एक बोहरा कमेटी का रिपोर्ट नहीं था लालू बाबू और नेता का नेक्सस, उसको भी अपन यस डिस्कस कर सकते हैं ब्रीफली। वो पूरा है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जो है ना कैसे लिंक है आपस में, डिस्कनेक्टेड है, सब कुछ लिखना है। ओके सर। उसके इंक्लूजन ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन टू टायर सिस्टम फॉर द सिलेक्शन ऑफ जजेस विल इन्फ्यूज ओपननेस एंड पब्लिक। अब ये कह रहा है कि जो एनजेसी था ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, अब उसमें जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो अभी इसमें क्या दिखाना है कि कॉलेजियम सिस्टम में फ्लॉ क्या है, ओपेकनेस है ना, लैक ऑफ कंसल्टेशन है ना। तो वो सब प्रॉब्लम हाईलाइट करना है कि जुडिशियल जज का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें प्रॉब्लम है, उसको कैसे ओवरकम, जब ये मोर रिप्रेजेंटेटिव हो कॉलेजियम से कमिटी सिस्टम की ओर, तो उस पर अपन को दिखाना है कि इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम बता दिए कैसे ये इवॉल्विंग प्रोसेस है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सीक्रेसी है ना। तो इससे क्या होगा, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये सब तो बढ़ ही रहा है। तो उसी काउंटर में अपने को ये जो एनजेसी सिस्टम आया था कॉलेजियम, इसमें ब्रॉडर कंसंट्रेशन है, गवर्नमेंट ने भी कंसेंसस बिल्ड, तो उसमें मतलब पॉजिटिव दिखाना है कि हाँ इससे ओपननेस ये सब आ रहा है। लेकिन डेंजर क्या आ रहा है, यहाँ एग्जीक्यूटिव हाईजैक कर लेगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कॉलेजियम सिस्टम डजंट रिक्वायर रिफॉर्म, सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट खुद एक्सेप्ट किया है कि कॉलेजियम सिस्टम फ्लॉड है ना। इसलिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर भी डिबेट चल रहा है कि है ना गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में व्हाट शुड बी द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। सेकेंड ईआरसी ने भी टेम्पलेट दिया था इस पे। If Niti Aayog wants to be more effective, it requires the trust of all chief ministers and their active participation. Only then a strong federal democratic polity can emerge. तो अब ये कह रहा है कि सारा ब्लेम जो है ना नीति आयोग पे डाल दिया, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाल दिया, नीति आयोग पे, क्रिटिकल एनालाइज के एंगल से देखे तो। अदरवाइज आइडियली इट इज एक्सपेक्टेड कि नीति आयोग क्या होना चाहिए, इट इज है ना एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। वो कब पॉसिबल है, जब ये सारे चीफ मिनिस्टर है ना इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करे, है ना। और उसमें क्या होगा कि जो डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, फेडरल और कंसल्ट, जैसे नीति आयोग का मेंबर अपॉइंट हो रहा है, कौन अपॉइंट कर रहा है, कौन रिमूव कर रहा है, टर्म्स एंड सर्विसेज कौन फिक्स कर रहा है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन फिक्स कर रहा है ना। उसमें क्या देख रहे हैं, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो कई बार पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है कमिटीज का, सब कमिटी का जो बनता है, तो उससे क्या हो रहा है कि सीएम बाइकआउट कर दे रहा है, पॉलिटिकल रीजन के कारण सीएम बाइकआउट कर रहा है, तो वो तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। तो जब तक सीएम पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डिबेट डिस्कस नहीं होगा, तब तक कैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक इमर्ज होगा। यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, प्लेटफॉर्म फॉर डेलिब्रेशन है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, बॉटम अप प्लानिंग के लिए, थिंक टैंक की तरह, स्टेट के भी थिंक टैंक की तरह काम करे नीति आयोग। दैट इज द आइडियल रोल ऑफ
नीति आयोग। तो यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल है, टीम इंडिया कॉन्सेप्ट है, सब ग्रुप पैनल बनता है। ठीक, तो नीति आयोग का हमने क्या देखा, ये बेसिक्स लिखा हुआ है 2015, ये वो बन गया। प्रॉब्लम क्या क्या है, नॉन बीजेपी रूरल स्टेट है ना, वेस्ट बंगाल ये सब आया नहीं कहीं मीटिंग में, एनसीटी, ये सारे स्टेट के साथ कुछ कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है, मिसयूज ऑफ सीबीआई ईडी है, तो उसके कारण भी मीटिंग में नहीं आ रहा है। तो नीति आयोग का बेसिक्स है ना, अब तो काफी पुराना हो गया, अब वो उसने फंडामेंटल बेसिक्स पे ज्यादा नहीं क्वेश्चन, मेन आएगा ये पार्ट जो डायनेमिक पार्ट, कि पॉलिटिकल पार्टीशनशिप होता है, सेंटर का रोल बहुत ज्यादा है ना। तो कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, नीति आयोग की सारी रिपोर्ट लेके आता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना, वो काफी सक्सेसफुल और बढ़िया इनिशिएटिव है नीति आयोग का। बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, जितने भी अलग अलग स्टेट्स का बेस्ट प्रैक्टिस को वो लोग अडॉप्ट करके मैगजीन में पब्लिश करता है, बॉटम अप प्लानिंग का बात करता है। तो देर आर मेनी अदर चैलेंजेस, है ना। नीति आयोग तो ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, उसके अलावा कोई सारे चैलेंज, जैसे मान लो मिसयूज हो रहा है, ऑल इंडिया सर्विसेज गवर्नर का मिसयूज है, तो वो दैट इज डिट्रीमेंटल टू द फाइनेंस, है ना, फेडरल नेचर ऑफ गवर्नेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, नीति आयोग को ठीक है, इट शुड नॉट बिकम, जैसे मान लो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कंप्लीटली कंट्रोल्ड, ऐसा नहीं कि यूनियन गवर्नमेंट का एक सिंपल एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीति आयोग शुड हैव more broader representation as well as working, है ना, so that it will act as institution of federalism, क्योंकि इसमें ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस और सब कुछ चाहिए। ये गवर्नमेंट का एक माउथ, है ना, जस्ट माउथ पीस नहीं होना चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट का जैसे मान लो कुछ क्रिटिकल है, तो ही नीति आयोग इज नॉट ब्रिंगिंग एनी रिपोर्ट विच इज क्रिटिकल टू यूनियन गवर्नमेंट, एंड बट दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग। ये एक चैलेंज है कि उसको कैसे रिफॉर्म करना है नीति आयोग को, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हैव एडेड टू द सबस्टेंस ऑफ टू द स्कीम ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल, क्योंकि देखो पार्लियामेंट क्या है, कितना पॉसिबल नहीं है हर डिपार्टमेंट में नजर रखना, टेक्निकलिटीज नहीं है, कंसल्टेशन पॉसिबल नहीं है, तो कमिटी बना दिया, तो कमिटी क्या करता है, कंसल्टेशन करेगा, ये करेगा, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल बढ़िया होगा, उसके ग्रांट्स डिमांड सबको स्क्रूटनाइज करता है। तो वही हमको दिखाना है कि एक बेसिक्स क्या लिख दिए, फैक्चुअल एस्पेक्ट जो पॉलिटी में पढ़ते हैं, कब आया, क्यों आया, कितने लोग होते हैं, कितने मेंबर्स हैं, और उसने फाइनेंस कमिटी, है ना, अलग अलग कमिटी बना रखा है, तो बिल्स को करेगा, जितने भी डिमांड्स है, ग्रांट्स है या एस्टिमेट्स को हाईलाइट करता है। तो अब ये कि बिफोर, उससे पहले स्क्रूटनी नहीं होता था, अब क्लोज स्क्रूटनी हो रहा है ना। तो कमिटी सिस्टम का बेनिफिट तो है ना, वो अपन को लिखना है। रोल फंक्शन बेसिक्स जो पॉलिटी में पढ़ते वही लिखना है, और ये कैसे सबस्टेंस ऐड किया, कितने सारे बिल्स डिस्कस हुए, कितने सारे, है ना, तो जो चेंजेस है, स्क्रूटनी पॉसिबल हो पाया एग्जीक्यूटिव का, ठीक। तो रूरल डेवलपमेंट ये सब क्रिटिसाइज किया, गवर्नमेंट नरेगा स्कीम में मिसयूज है जी, एलोकेशन कम कर दिया, तो उसको भी क्रिटिसाइज करता है। कमिटी तो काफी इफेक्टिव है, उसके कुछ पीआरएस का डाटा है ना, कोट करना जरूरी है, कितना बिल आया, क्या आया, है ना। अभी तो आजकल धीरे धीरे ट्रेंड क्या निगेटिव हो रहा है, तो प्रॉब्लम भी है, चैलेंजेस क्या क्या होगा, शॉर्ट टेन्योर होता है, एक्सपर्टीज नहीं है, अटेंडेंस कम है, पार्टीशन लेवल पे, है ना, बायसेस होता है, सब पॉलिटिकल पार्टी इन पावर इन, है ना, मिसयूज करता है टेन्योर, ऐसा उसी को रिवर्स कर देना है, इंप्रूव करना है। तो रिकमेंडेशन क्या क्या है ना, स्टैंडिंग कमेटी, ये सब कुछ स्पेसिफिक कमेटी, नए कमिटीज बनाओ, नए एरियाज आ गए गवर्नेंस, है ना, सेपरेट सेक्रेटरीट होना चाहिए, मिनिस्टर को भी बुला सके, एक्सपर्ट को हायर कर सके, और सेक्रेटरीट ये सब बनाना का जरूरत है, क्योंकि टेक्निकलिटीज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया ना, इसलिए हमें उसका रिलेटेड चेंज लाने की जरूरत है। इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द ब्यूरोक्रेसी व्हिच सर्व एज ए एग्जीक्यूटर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी need to be answerable only to the state legislative assembly. Comment in the light of recent development. अब ये क्वेश्चन ये है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी ब्यूरोक्रेसी है ना, तो वो तो क्या करता है, ब्यूरोक्रेसी, है ना, पॉलिसी लागू करता है, तो इज इट सो कि दे शुड ओनली बी अकाउंटेबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। इसको अगर रिफ्रेम करें, डू यू थिंक ब्यूरोक्रेसी शुड ओनली बी आंसरेबल ओनली टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो ये डिबेट, तो इसमें वही है कि स्टेट ब्यूरोक्रेसी इन जनरल एग्री करेंगे, आंसरेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बियॉन्ड स्टेट सेंटर के कोई सारे पॉलिसीज को लागू करता है। फिर उसके बाद होता है कि ऑल इंडिया सर्वेंट है ना, स्टेट में पॉलिटिसाइजेशन मिसयूज हो रहा है, तो वहां पे गवर्नर शुड, है ना, एक्ट प्रोएक्टिवली, या सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना है, वो दिखाना है। स्टेट ब्यूरोक्रेसी को वही सारे, यानी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑल इंडिया सर्विस का जो डिबेट है ना, वही डिबेट के अराउंड ये क्वेश्चन बन रहा है। ऑल इंडिया डिबेट में क्या जो कंट्रोल ओवर है या अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, क्या है, क्यों है, उस पे अपन को डिस्कस करना है बस, ठीक है। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो देखो पेपर 2 ना, GS2
बढ़िया हो जाएगा, और पेपर 2 है ना पबेट का बढ़िया हो जाएगा अगर हम पॉलिटी पे अच्छा कमांड कर लिए तो, है ना। थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा ही पार्ट है, सेक्रेटरिएट वाला पार्ट में, बाकी सब कॉमन। ठीक है, और कुछ डिस्कस करना है इसमें? सर हम्म। सर एक ये जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज है इनका एक जनरल क्रिटिसिज्म बोलते हैं कि ये रिकमेंडेटरी है, तो हाँ ये वे हम्म फॉरवर्ड में इनको बाइंडिंग कर सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, बाइंडिंग, क्योंकि मेंबर्स ही तो लेके आए ना, आफ्टर सो मच एक्सरसाइज कंसल्टेशन, ये सब रिकमेंड कर सकते हैं कि रिकमेंडेशन शुड बी बाइंडिंग। और अदरवाइज इफ रिकमेंडेशन आर नॉट एक्सेप्टेड, देन उसके पीछे रीजन बताना पड़ेगा, पार्लियामेंट में एक्सप्लेन करना चाहिए, डिबेट होना चाहिए ना, व्हाई रिकमेंडेशंस आर एक्सेप्टेड एंड व्हाई इट इज रिजेक्टेड, दैट शुड बी डिबेटेड इन पार्लियामेंट। in सर general तो they should be made compulsory, but if there is any not या उसका acceptance non acceptance should lead to based on the debate or voting by the parliament. ओके सर, थैंक यू सर। तो वो ऐड अच्छा है, वो उसको लिख सकते हो और सजेशन भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि कमिटी जो, ये क्योंकि एक लॉजिकल है ना कि भाई एक्सेप्टेंस, इन जनरल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इफ देयर इज नॉन एक्सेप्टेंस देन गवर्नमेंट विल हैव टू एक्सप्लेन द रीजन टू द पार्लियामेंट, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी और भी जो टेस्ट सीरीज है ना, 2 टेस्ट और बचे हैं, उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे इन कंटिन्यूएशन। तो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट है वो सब भी अपन है ना जब भी लगे तो वी कैन है ना ऑलवेज हैव द डिस्कशन, नो इशू। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर, अगला 7th टेस्ट में उसके टॉपिक से एक बार देख लेना सब लोग, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। ओके ठीक, सर, चलो ओके, गुड Thank you, नाइट। sir. थैंक यू सर। Good night, sir. गुड नाइट।